अभी तक का मोस्ट रिक्वेस्टेड कोर्स एंड दैट इज MySQL इज हियर। तो ये वाला कोर्स जॉब रेडी कोर्स होने वाला है और इस वाले कोर्स में हम हर एक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इंटरव्यूज क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने यूट्यूब पे कई सारे कोर्सेज देख लिए, कई सारे वीडियोस देख लिए और फिर भी आपको MySQL समझ नहीं आया, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरी गारंटी, अगर आपने ये वाला कोर्स पूरा फॉलो कर लिया है तो आप MySQL फ्रॉम बिगनर से एडवांस तक के मास्टर कर लोगे। और इस वाले कोर्स में हम हर एक क्वेरी को प्रैक्टिकली लिख कर देखेंगे, हर एक कमांड को प्रैक्टिकली लिख कर देखेंगे, समझेंगे और डायग्राम के साथ समझेंगे, ताकि आपका बेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला कोर्स डाटा साइंस के लिए भी है, डाटा एनालिटिक्स के लिए भी है, AIML के लिए भी है। और अगर आप IT कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो एज ए स्किल सीखना चाहते हो SQL को, उसके लिए भी है। तो इस वाले कोर्स को एंड तक के देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज इफ यू वांट टू वर्क विद डाटा, SQL इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हो, विजुअलाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए NumPy, Pandas और Matplotlib की जरूरत पड़ती है। उसका कोर्स भी अपलोड कर दिया मैंने चैनल पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना। ये तीनों कोर्स डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स और AIML के लिए हैं। और अगर आप पाइथन को मास्टर करना चाहते हो AI प्रोजेक्ट के साथ, तो उसका कोर्स भी अपलोड कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हमारे स्किल के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। कोई से भी लिंक अगर ढूंढने में दिक्कत आती है, यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल प्रोवाइड यू। सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, वो है डाटाबेस, फिर DBMS और फिर हम SQL पे जाएंगे, क्योंकि डाटाबेस ही बेस होता है SQL का, इसीलिए। तो अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल से भी इसे समझ लेते हैं क्या होता है। अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड इजीली यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। डाटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर आप कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर भी कर सकते हो, जहां पर उस डाटा को स्टोर करा है वहां से आप आसानी से एक्सेस भी कर सकते हो। एग्जिस्टिंग डाटा को आप अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। इन शॉर्ट, आप बहुत आसानी से उस डाटा को मैनेज कर सकते हो और जो भी आप काम करवाना चाहते हो करवा सकते हो। बट उसका रूल एक है कि वहां पे डाटा हमेशा डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है, कोई फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक बॉक्स है, वहां पर आप सामान को स्टोर करते हो, करेक्ट। बॉटल में आप पानी को स्टोर करते हो, बट ये सारी चीजें क्या है, ये फिजिकल फॉर्मेट में कहीं पे जाके स्टोर हो रही है। वैसे ही डाटाबेस में डाटा डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमारा मोबाइल है, उसमें हम कॉन्टेक्ट्स को स्टोर करते हैं, क्या है वो डिजिटल फॉर्मेट में तो स्टोर हो, डाटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। सिमिलरली हम ऑडियो को स्टोर करते हैं, वीडियो को स्टोर करते हैं, इमेजेस को स्टोर करते हैं, ये सब क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में डाटा स्टोर हो रहा है, बट डाटाबेस में जाकर के। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले सोशल मीडिया का ले लीजिए आप एग्जांपल, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोई वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, वो सब क्या डिजिटल फॉर्मेट ऑफ डाटा है, कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है, तो डाटा बेस में जाके स्टोर हो रहा है। वैसे ही फॉलोअर्स हमें दिखते हैं, फॉलोइंग्स हमें दिखते हैं, लाइक्स की काउंटिंग दिखती है, डिसलाइक की काउंटिंग दिखती है, कमेंट की काउंटिंग दिखती है, ये सब क्या है, ये सब डाटा ही तो है, डिजिटल फॉर्मेट में जाके डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब एक और चीज कि आप डाटा को अपडेट भी कर सकते हो, जब भी लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, फॉलोइंग्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी काउंटिंग बढ़ रही है ना, तो काउंटिंग भी दिखा रहा है वो, करेक्ट। और वो जो काउंटिंग हो रही है वो कहीं पे जाके तो स्टोर हो रही है डिजिटल फॉर्मेट में, तो डाटा बेस में जाके स्टोर हो रही है। अब एक और एग्जांपल है जो कि बैंक अकाउंट का, वहां पर हम नेम स्टोर कर रहे हैं, ईमेल आईडी स्टोर कर रहे हैं, पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, बैलेंस, ट्रांजेक्शन, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, ये सब भी क्या डिजिटल फॉर्मेट ऑफ डाटा है जो कि डाटा बेस में जाके स्टोर हो रहा है। चलिए ये तो हमने समझ लिया इसका मतलब होता क्या है, ये सब हम बाद में समझेंगे। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अब DBMS क्या होता है। देखो DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस में क्या डिफरेंस है और DBMS में क्या डिफरेंस है, ये आप समझ लीजिए और फिर हम SQL पर पहुंचेंगे। देखो हम ह्यूमन है, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन ऐसा बन गया, बट ठीक है, हम ह्यूमन है, हमें कुछ ना कुछ डाटा को स्टोर करना है। अब मैंने आपसे कहा है कि डाटा हमेशा जाकर के डाटा बेस में स्टोर हो रहा है, तो क्या डायरेक्टली जाकर के डाटा बेस में स्टोर हो रहा है, जब भी हम लाइक्स कर रहे हैं तो क्या वो अपडेट होकर डाटा डायरेक्टली डाटा बेस में स्टोर हो रहा है, नहीं। देखो जब भी हम कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जाकर के स्टोर होता है DBMS में। हाँ, DBMS में स्टोर होता है। उसके बाद जो भी आप डाटा को स्टोर करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, वो सारा काम यहाँ पर होगा। और फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा ना डाटा का, वो अपडेट होगा जाकर के DB में, मतलब डाटा बेस में। कुल मिला के ये एक व्हाट्सएप की तरह काम कर रहा है। हमें एक दूसरे इंसान को मैसेज करना है, तो हम पर्सन 1 है, व्हाट्सएप काम कर रहा है मैसेज सेंड करने का, मतलब एज अ मैसेंजर काम कर रहा है, और फिर दूसरे इंसान के पास वो मैसेज जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे होता है, एक डाटा है जो कि हमें सेंड करना है यहाँ से लेकर के DB तक के, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, डाटा पहले जाएगा डाटा बेस में। आपको जो भी अपडेट करना है, एक्सेस करना है, डिलीट करना है, कुल मिला के जो भी आपको काम करना है उस डाटा पे, वो सारा काम यहाँ पर होगा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो जाकर स्टोर होगा हमारे डाटा बेस में। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये चीज। चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे SQL का काम कहाँ पर आता है।
अब देखो, हम तो ह्यूमन है, हमने व्हाट्सएप से मैसेज सेंड कर दिया, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज में आपको सेंड करना है, आपने कर दिया मैसेज सेंड। बट यहाँ पर हमें बात करनी डीबीएमएस से, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन तो हमारा डीबीएमएस से होगा ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो क्या हम उसे हिंदी में समझा सकते हैं, इंग्लिश में समझा सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और वो लैंग्वेज हमारी होती है एसक्यूएल। तो अब आपको जो भी काम करवाना है अपने डाटा पर, वो काम आप एसक्यूएल के थ्रू अपने डाटाबेस को बोलो कि हमें ये काम करवाना है, अपडेट करवाना है, डिलीट कराना है, इंसर्ट कराना है, तो डाटाबेस वो सारा काम यहाँ पर कर देगा, और फिर फाइनल रिजल्ट जाके स्टोर हो जाएगा हमारे डाटाबेस में। समझ आया ही क्या होगा? देखो फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं डीबीएमएस से। ये इंटरेक्शन का काम करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है। हमें जो भी काम करवाना है एसक्यूएल के थ्रू हम डीबीएमएस को बोलेंगे आप ये काम कर दो डाटा में, ताकि वो सारा काम कर दे और फाइनल रिजल्ट जाके स्टोर हो जाए डीबी में। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली चीज पे चलते हैं हम, जो कि है कि जब भी डाटाबेस नहीं होता था, अब तो है, जब नहीं होता था डाटाबेस तब क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी। तो देखिए, जब डाटाबेस नहीं होता था तो हमें फिजिकली उस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ता था। एग्जाम्पल कॉलेज या स्कूल का ले लीजिए, प्रोफेसर या टीचर्स को स्टोर कराना होता था स्टूडेंट का डाटा, तो रजिस्टर में स्टोर कराते थे, या फिर एक्सेल फाइल में कराते थे, पेपर्स में कराते थे। बट उसका ये ड्रॉबैक होता था कि रजिस्टर घूम भी सकता है, एक टाइम पे एक ही इंसान उस रजिस्टर को यूज कर सकता है, करेक्ट। कुछ फट भी सकता है, पेपर वेपर घूम भी सकते हैं, तो मिसिंग ऑफ डाटा भी हो सकता था। दूसरी चीज, सिक्योरिटी नहीं होती थी, क्योंकि उसमें पासवर्ड तो है ही नहीं, डबल ऑथेंटिकेशन फीचर भी नहीं है, तो सिक्योरिटी भी बिल्कुल नहीं है। वेरी लो, मतलब बहुत स्लो होता था। यहाँ पर क्या होगा, एसक्यूएल में हम कमांड लिखेंगे, एक ही टाइम पे बहुत बड़े लेवल के डाटा पर भी वो आसानी से काम कर देगा एक ही बार में। तो ये भी हमारा फायदा है। तो पहले हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि डाटा का लॉस हो जाता था, बहुत स्लो था, सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी क्योंकि पासवर्ड नहीं था, और नो मल्टीपल यूजर एक्सेस, मतलब एक टाइम पे ज्यादा लोग यूज नहीं कर सकते थे। बट अब जब डाटा बेस आ गया तब क्या हो गया, फास्ट एक्सेस हो गया, आसानी से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं हम, हाई सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं, करेक्ट, या फिर डबल ऑथेंटिकेशन फीचर, ओटीपी, ये सब भी लगा सकते हैं। एक्यूरेसी सही हो गई क्योंकि हम कमांड लिखेंगे तो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, मल्टी यूजर सपोर्ट, एक टाइम पे ज्यादा लोग उसे यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, मेरा अकाउंट किसी और को यूज करना है तो मैं उसको अपना पासवर्ड भी बता दूंगी, ईमेल आईडी बता दूंगी, और वो एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट, ह्यूज डाटा हैंडलिंग, एक ही टाइम पे बहुत बड़े लेवल के डाटा को मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है एक ही कमांड के थ्रू, तो बिल्कुल कर सकता है। तो ये हो गए हमारे ड्रॉबैक्स और ये हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब ये जो बेनिफिट्स है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार आप पढ़ भी सकते हो चाहो तो। अब नेक्स्ट हम इंडस्ट्री एग्जांपल्स देख लेते हैं कि रियल लाइफ में कौन सी इंडस्ट्री में किस तरीके से एसक्यूएल को यूज किया जाता है, डाटाबेस को यूज किया जाता है। तो देखो अमेजोन में कैसे यूज किया जाता है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने यूजर्स हैं, कितना पेमेंट आ रहा है, किस डेट पे वो पेमेंट आ रहा है, किस प्रोडक्ट का वो पेमेंट है, ये सब क्या है, डाटा ही तो है। डिजिटल फॉर्मेट वो कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है, तो डाटा बेस में जाके स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स हो गया, मूवीज हो गई, वॉच की हिस्ट्री भी हो गई, तो ये सब क्या है, डाटा ही तो है। यूट्यूब पे हम जो भी देख रहे हैं वो भी सब हिस्ट्री में जाके स्टोर हो रहा है, डाटा बेस में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। गूगल हो गया, सर्च हिस्ट्री हो गई, एड्स हो गए, यूजर्स हो गए, हम जो लॉग इन कर रहे हैं आईडी से, वो भी एक डाटा है। नेक्स्ट, बैंक हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस। अब यहाँ पर ना दो तरीके के डाटाबेस होते हैं, सबसे पहले हमारा रिलेशनल डाटाबेस और सेकेंड है हमारा नॉन रिलेशनल डाटाबेस। अब देखो ये सब देखिए, आप ये मत सोच रहे हैं तो पूरा थ्योरी पार्ट है, बस एक बार थोड़ा समझ लो कि चीज होती क्या है, क्योंकि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने एसक्यूएल का नाम ही पहली बार सुना होगा और किसी ने बताया होगा कि एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एआईएमएल डाटा साइंस में, तो आप सीख लो। इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा डेमो दे रही हूँ, समझ लो ये, फिर हम कमांड भी लिख के देखेंगे, प्रैक्टिकली सारी चीजें परफॉर्म करके देखेंगे, डोंट वरी। ओके, अब देखो यहाँ पर ना टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस लिखा हुआ है। पहला होता है हमारा रिलेशनल डाटाबेस और सेकेंड होता है हमारा नॉन रिलेशनल डाटाबेस। अब दोनों का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। जो रिलेशनल डाटाबेस होता है ना, वहां पर आप एसक्यूएल को यूज करते हो एज ए लैंग्वेज, जिससे हम डाटाबेस या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट जो नॉन रिलेशनल डाटाबेस होता है ना, वहां पर नो एसक्यूएल, मतलब आप एसक्यूएल को यूज नहीं करते हो वहां पर, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डाटा स्टोर एज जेसन, मतलब जेसन के फॉर्म में वो स्टोर होगा, और एग्जाम्पल इसका आप मोंगोडीबी देख लीजिए। अब मोंगोडीबी जिसने भी पहली बार सुना है नाम, मैं बस समझा देती हूँ, नहीं भी पता है तो डोंट वरी, उसमें इसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर आप मन में हो, मतलब नोट जेएस को यूज कर रहे हो, एक्सप्रेस को यूज कर रहे हो, और रिएक्ट को यूज कर रहे हो, और मोंगोडीबी को यूज कर रहे हो, तो एज ए डाटाबेस से काम करता है और आपको रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है, फुल स्टैक वेबसाइट में। ओके, चलिए, अब इसका हमें फिलहाल कुछ भी काम नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। बस ये समझ लीजिए कि दो तरह के यहाँ पे डाटाबेस होते हैं। सबसे पहला होता है रिलेशनल डाटाबेस,
जिसमें हमें एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्मेट में। अब टेबल्स क्या होती है वो हम आगे देख लेंगे, अच्छे से समझा दूंगी आपको। और यूजेस एसक्यूएल लैंग्वेज, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो रिलेशनल डाटाबेस में भी बहुत सारे तरीके के डाटाबेस होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा माई एसक्यूएल, सेकेंड है हमारा पोस्टग्रे एसक्यूएल, थर्ड है ओरेकल और फोर्थ है हमारा एसक्यूएल सर्वर। और इस वाले कोर्स में हम माई एसक्यूएल को यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरा कोर्स माई एसक्यूएल के लिए ही बनाया है मैंने। ओके, वैसे टेंशन मतलब ये जो बाकी के भी होते हैं ना, लगभग काम सेम रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं रहता है। तो अगर आपने एक को समझ लिया ना, दूसरा बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जो ये एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया है जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, वो मैं आपको टेबल्स वाले में ही समझा दूंगी, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए ये भी हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है क्लाउड डाटाबेसेस। ये नेक्स्ट तरीके का डाटाबेस होता है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं। क्लाउड डाटाबेसेस का मतलब होता है क्लाउड के फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल आप AWS का ले लीजिए, ओके, और गूगल बिग क्वेरी का भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटाबेस स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि जब भी हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे या फिर कमांड लिखेंगे तो हमें तो पता होना चाहिए कि डाटा स्टोर कैसे हो रहा है वहाँ पर, तभी तो हम कमांड लिख पाएंगे। इसीलिए तो अब देखिए, शुरुआत में एक डाटाबेस रहेगा, उसके अंदर टेबल रहेगी और उसके अंदर रोज रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे, रोज और कॉलम्स के अंदर रिकॉर्ड रहेगा, मतलब आप डाटा मान लीजिए उसके अंदर डाटा रहेगा। कैसे, वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। देखिए, ये रही हमारी टेबल, एम्प्लॉय टेबल है, ये रही हमारी डिपार्टमेंट की टेबल और ये रही हमारी सैलरी की टेबल। और ये जो पूरा है, ये पूरा हो गया हमारा डाटाबेस। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो डाटा होता है ना, वो इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, या फिर इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो एक टेबल का जो डाटा होगा ना, दूसरी टेबल के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर आपको डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है, जैसे कि इस वाली टेबल के डाटा की डिपेंडेंसी आपको इस वाली टेबल पर फाइंड आउट करनी है, कैसे वो डिपेंड कर रहा है, तो कोई ना कोई एक तो कॉमन फैक्टर होगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो फिर डिपेंड कैसे करेगा, एक कॉमन फैक्टर तो होगा ही सही, अगर वो एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल पर डिपेंड कर रहा है तो देखिए यहाँ पर कौन सा है कॉमन फैक्टर, डिपार्टमेंट आईडी। ये वाला डिपार्टमेंट आईडी दोनों में कॉमन है, तो अगर मुझे इस तरीके का डाटा प्रिंट आउट कराना है कि जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, उसका आप एम्प्लॉय आईडी भी प्रिंट कराओ, नेम भी प्रिंट कराओ और डिपार्टमेंट नेम भी प्रिंट कराओ। ओके, तो फिर कैसे प्रिंट कराएगा, इस वाली टेबल से तो वो उठा लेगा एम्प्लॉय आईडी और नेम, और इस वाली टेबल से वो उठा लेगा इंजीनियरिंग मतलब डिपार्टमेंट नेम और प्रिंट करा देगा। सिमिलरली अगर हम इस वाले का एग्जाम्पल लें, ये वाली टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं और इस वाली टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, वो है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी। करेक्ट, तो अगर अब मुझे डाटा प्रिंट आउट कराना है तो फिर कैसे करवाएगा वो, यहाँ से तो वो नेम उठा लेगा और डिपार्टमेंट आईडी उठा लेगा और यहाँ से वो सैलरी उठा लेगा और इफेक्टिव डेट उठा लेगा। करेक्ट, और प्रिंट करके बता देगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इस तरीके से एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल पर डिपेंड करता है। अब कुछ ये सोचेंगे कि हर बार ही डिपेंड करता है क्या, नहीं, आप चाहो तो ऐसी टेबल भी बना सकते हो जो एक ही टेबल में पूरा डाटा रहेगा, इस तरीके से बना सकते हो जो एक टेबल का डाटा दूसरे पर डिपेंड करे, एज योर विश। तो जैसी भी हमें नीड है उस तरीके से हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा टेबल्स में रोज और कॉलम्स में कैसे डाटा स्टोर होता है। अब तक हमने डाटाबेस में कैसे स्टोर होता है डाटा वो हमने देख लिया, अब रोज और कॉलम्स में कैसे डाटा स्टोर होता है वो हम देख लेते हैं। देखो, रोज को आप रिकॉर्ड्स मान लीजिए, कॉलम्स को फील्ड मान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मुझे स्टूडेंट का डाटा प्रिंट कराना है, स्टोर कराना है अपने डाटाबेस में, जिसमें स्टूडेंट आईडी भी होनी चाहिए, नेम भी होना चाहिए, एज भी होना चाहिए और कोर्स भी होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, एज है और कोर्स है, ये क्या हो गए, ये सारे फील्ड्स हो गए, तो इसको एज अ कॉलम बना दो। ये कोई डाटा थोड़ी है, ये तो फील्ड हो गया ना। डाटा क्या होगा, 1-2 राहुल प्रिया 2021 डाटा साइंस AI, ये सब डाटा है, तो उसको एज अ रो स्टोर करा दो और जो फील्ड्स है उसको एज अ कॉलम स्टोर करा दो। कॉलम क्या होते हैं, जो भी वर्टिकली है, ये सब क्या वर्टिकल में है, तो ये सब हो गए कॉलम्स, ये सब हो गए कॉलम्स। और रोज क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल है, ये हो गई सारी रोज। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे समझा था, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, इफेक्टिव डेट, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हमारे कॉलम्स। और ये जो 1 है, 60,000, 2024 1 है, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गई रोज। तो आपको समझ आ ही गया होगा कैसे होता है डाटा स्टोर हमारे डाटाबेस में, मतलब टेबल्स और रोज में कैसे डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज माईएसक्यूएल। अब हमारा कोर्स स्टार्ट होता है मेनली, अभी तक ये इंट्रोडक्शन था ताकि आपको समझ आ जाए क्या काम होने वाला है और किस किस चीजों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब माईएसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम देख ही चुके हैं, दैट यूजेस द एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल को यूज करता है एज अ लैंग्वेज। अब ये क्यों बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि फ्री है, ओपन सोर्स है और जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो इसी को यूज करती है और बहुत आसान है इसको लर्न करना और समझना, और काफी पावरफुल भी है क्योंकि बड़े लेवल के डाटा को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है इसीलिए। अब
कौन कौन सी कंपनी इसको यूज़ करती है, तो वो मैंने यहाँ पर लिस्ट दे ही दी है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, नेटफ्लिक्स है, उबर है। और माई स्क्वेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डाटा साइंस में और एआई में, क्योंकि डाटा को स्टोर भी करता है, ये परफॉर्म भी करा सकता है डाटा एनालिसिस। इन शॉर्ट, अगर आपको पाइथन और पांडास या फिर एमएल मॉडल्स में इसको यूज करना है मर्ज करके, तो आप आसानी से यूज कर सकते हो इसीलिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग आवर फर्स्ट डाटाबेस। अब डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए उसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। सबसे पहले इस वाले लिंक पर आना mysql.com पर, उसके बाद डाउनलोड्स पे जाना और बॉटम में आना। तो देखिए बॉटम में लिखा होगा यहाँ पर MySQL कम्युनिटी जीपीएल, इसके ऊपर क्लिक करना। अब इसके बाद देखिए विंडोज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज। अब मैक के लिए भी मैं एक बार आपको बता दूंगी बाद में, पहले हम विंडोज का देख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड के ऊपर। यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। अब जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है, उसके बाद हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे ओपन करने के लिए। तो देखिए ओपन, यस। अब यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, हमें फुल पे क्लिक करना ताकि सारी चीजें इंस्टॉल हो जाए। अगर डेवलपर टाइप का कुछ दिखे ना तो उसके ऊपर क्लिक करना। हमें यहाँ पर फुल दिख रहा है इसलिए हम इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन नेक्स्ट। आप देखिए सभी को एग्जीक्यूट कर देना यहाँ से। अब ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, जब ये हो जाए एग्जीक्यूट उसके बाद नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड इससे याद रखना क्योंकि हम बाद में भी इसको यूज करेंगे। तो कोई सा भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, क्योंकि हमें कस्टम नहीं करना। अगर आप चाहो तो आप कस्टम पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अगेन नेक्स्ट। अब फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करना ताकि ये सारे एग्जीक्यूट हो जाए एंड देन फिनिश, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है जो हमने वहां पर लिखा था। अब उसी को यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए एंड देन चेक। देखिए कनेक्शन सक्सीड, मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट एंड देन execute and then finish, then next, then finish। तो फाइनली हमने MySQL का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया और हमारा इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिखेगा वर्कबेंच का। ये हमने विंडोज के लिए किया है। एक बार मैं आपको मैक के लिए भी समझा देती हूँ, उसके बाद हम बाकी की सारी क्वेरीज भी लिख के देखेंगे, कमांड भी सीखेंगे और नया कनेक्शन कैसे क्रिएट करना वो भी सीखेंगे। एक बार मैं आपको मैक के लिए समझा देती हूँ। तो फिर से वही वाली लिंक पर आना, mysql.com पे डाउनलोड्स पे आना, उसके बाद इस वाले पेज पर आ जाना। पहले हमने क्लिक करा था MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज के लिए, इस बार हमें मैक के लिए करना है तो इस पर क्लिक करना MySQL कम्युनिटी सर्वर पर। जब इस पर आ जाओगे, अभी फिलहाल ये सिलेक्टेड है विंडोज के लिए, आप मैक के लिए सिलेक्ट कर लेना और जो भी सही है उसके लिए आप डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। जब इसका डाउनलोड पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप फिर से बैक आना। अब आपको नेक्स्ट इंस्टॉल करना है MySQL वर्कबेंच, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर से आप मैक को सिलेक्ट कर लेना और इसके लिए आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। जब ये वाला पूरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे इंटरफेस का वो आपको एज इट इज दिखेगा जो विंडोज के लिए दिख रहा है। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, विंडोज के लिए जब आप इंस्टॉल करते हो ना तो वर्कबेंच और MySQL दोनों कंबाइन होकर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, बट मैक के लिए आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है, वर्कबेंच अलग से और MySQL को अलग से। इसीलिए आई होप आपने सारा इंस्टॉलेशन कर लिया होगा कंप्लीट। चलिए अब हमारा कनेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं। इस पर क्लिक करना प्लस वाला आइकन पे। अब आप कनेक्शन का जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। मैं दे रही हूँ नाम इसका SQL कोर्स। ओके, ये मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। अब इसके ऊपर क्लिक करना और आप पासवर्ड टाइप कर देना जो भी आपका पासवर्ड था। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि याद रखना क्योंकि इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जब भी हम नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, अब हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कनेक्शन को कि हमने पासवर्ड सही से लिखा है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है, सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन। ओके पे क्लिक कर देना, फिर से ओके पे। तो देखिए हमारा नया कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करना, जो हमारा इंटरफेस रहेगा वो इस टाइप से दिखेगा और यहाँ पर हम हमारी सारी क्वेरीज को लिखेंगे और कमांड को लिखेंगे। ओके, और इस वाले को अगर आप ड्रैग करके हाइड भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर भी आप क्लिक करके हाइड कर सकते हो क्योंकि इसकी हमें फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। इसे अगर आप हाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट इसकी हमें ज़रूरत रहेगी क्योंकि जो आउटपुट रहेगा, जो भी हम यहाँ पे क्वेरीज लिखेंगे, कमांड लिखेंगे, उसका आउटपुट हमें यहाँ पर दिखने वाला है टर्मिनल पर, इसलिए इसकी हमें ज़रूरत है। इसे अगर आप फिलहाल के लिए हाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो इस पार्ट का काम ये है कि जो भी हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, कुल मिला के जो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है ना, वो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा। हम कौन सा डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उस डाटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर दिखेगा स्कीमाज में।
देखो, अभी ये जो एसओएस दिख रहा है ना, ये वाला एक डाटाबेस है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है माइस्क्वेल की तरफ से, और जो नए डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे वो भी हमें यहीं पर दिखेंगे। टेबल्स, रोज़ एंड कॉलम्स वो सब भी हम यहीं पर देखेंगे इसीलिए। तो कुल मिला के ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है हमारा, और ये एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर हमें डैशबोर्ड दिख रहा है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिख रहा है और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये सब हम आगे डिटेल में देख लेंगे क्या है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब। अब मैं जो आपको मेन काम है ना वो समझाती हूँ। जो भी हम क्वेरी लिखेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो उसको हमें रन तो करना पड़ेगा ना। जैसे जब भी हम कोड लिखते हैं, अगर आप कोडिंग से नहीं भी हो तो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी हम कोड लिखते हैं ना, पाइथन का लिखे, जावा का लिखे, हमें उसे रन करना पड़ता है। सेम अगर हम इसकी क्वेरी लिख रहे हैं तो इसको हमें एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाला साइन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर आउटपुट में दिखा देगा जो भी आउटपुट रहेगा उसका। अगर एरर आता है तो एरर भी यहीं पर दिखेगा, सही आ रहा है तो फिर ग्रीन करेगा, एक टिक आ जाएगा जो शो करेगा कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर ना दो तरीके के सिंबल्स हैं या साइन आप बोल लीजिए, पहला ये और सेकंड ये। इसका मतलब है कि आपने भले ही यहाँ पर 10 क्वेरीज लिखी है, आपको सारी 10 क्वेरीज को रन करना है, तो फिर आप इस वाले पे क्लिक कीजिए ताकि पूरा पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने 10 क्वेरीज लिखी है बट आपको सिर्फ एक ही को एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आप इसको क्लिक कीजिए, पहले उस वाली क्वेरी को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो उसका मतलब होगा कि सिर्फ एक ही क्वेरी रन करेगी और उसी का आउटपुट शो होगा हमें। ओके, और यहाँ से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। बट फिलहाल हमें कोई यहाँ से क्रिएट नहीं करनी फाइल, हम सारी क्वेरीज लिखेंगे और उससे समझेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, डिलीट करते हैं। डोंट वरी, अगर ये सारे नाम आपको नए लग रहे हैं कि ड्रॉप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको आगे समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग और फर्स्ट डाटाबेस। तो चलिए, हमने इंस्टॉलेशन तो कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम हमारा फर्स्ट डाटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे उसका सिंटेक्स आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। हाँ, देखो, बिल्कुल इंग्लिश की तरह माइस्क्वेल जैसा पाइथन होता है ना इंग्लिश की तरह, वैसे माइस्क्वेल की भी कमांड जो होगी, क्वेरीज होगी, बहुत आसान होगी। बस आप समझ लीजिए, एक बार आपको हमेशा याद रहेगा, देख लेना। देखो, हमें क्या करना है, एक डाटाबेस को क्रिएट करना है, तो इंग्लिश की तरह लिखो क्रिएट। क्रिएट का मतलब है आप क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है तो डाटाबेस लिख दो। उसके बाद किस नाम से आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, उस डाटाबेस का नाम लिख दो, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया और ऐसे डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एसक्यूएल की कमांड है क्रिएट करो डाटाबेस, किस नाम से क्रिएट करो वो भी लिख दो, हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी तक के तो हमने थ्योरी पार्ट समझ लिया। अब हम प्रैक्टिकली इसको लिख के देखते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि डाटाबेस दिखेगा कैसे क्रिएट होने के बाद। तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मेरा यही मोटिव रहेगा कि आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करवा कर देखूँ, हमें थ्योरी नहीं रटना है। ओके, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है, वही तो काम आएगा हमें जॉब में। अपर केस में लिखना क्रिएट डाटा बेस। थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या, आपको दिक्कत आ रही तो डाटा साइंस में यहाँ पर नाम दे रही हूँ मेरे डाटाबेस का, उसके बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलना। तो चलिए, हमने हमारी फर्स्ट क्वेरी लिख ली है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज लिखी है सबको एग्जीक्यूट करना है, तो इस वाले पे फिलहाल तो एक ही क्वेरी है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक हो गया, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और हमारा डाटाबेस भी क्रिएट हो गया है। चलिए स्कीमास में जाके देखते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो डाटाबेस दिख ही नहीं रहा, आपने कहा था कि यहाँ पर दिखेगा। हाँ, क्या यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, उसके बाद रिफ्रेश ऑल। देखिए, हमारा डाटा साइंस नाम का डाटाबेस क्रिएट हो गया है। करेक्ट, इस एरो पे हम क्लिक करते हैं। देखो, टेबल्स और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट माइस्क्वेल प्रोवाइड करता है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि हमने बनाया नहीं था, बाय डिफॉल्ट है। अब अगर हम इसके अंदर कोई टेबल बनाते हैं, उसके अंदर कोई डाटा लिखते हैं, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, बट फिलहाल हमने कोई क्रिएट नहीं करा है, खाली है, तो बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें प्रोवाइड करता है वही दिखा रहा है। अब अगर आप एक और भी डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एज विश, आपको जितने डाटाबेस क्रिएट करना आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और डाटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम मैं कुछ और दे देती हूँ, डाटा एनालिटिक दे देते हैं हम इसका नाम। देखो, हमने नया डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया डाटा एनालिटिक्स के नाम से। अब यहाँ से मेन काम हमारा स्टार्ट होता है। क्या है ना, कुछ क्वेरीज या फिर कुछ कमांड ऐसी होती है जिसको आपने एक बार पहले एग्जीक्यूट कर दिया है, अगर फिर से एग्जीक्यूट करोगे, फिर से रन करोगे, तो एरर बता देता है, क्योंकि आप एक बार क्रिएट कर चुके हो उसको, फिर से कैसे क्रिएट होगी, है ना। देखो, मैं एक और बार बता देती हूँ, अगर कोई सी भी दिक्कत है तो। ये वाली हमने क्वेरी लिखी है जिसका काम है डाटा साइंस के नाम से डाटाबेस क्रिएट करना, उसने क्रिएट कर दिया है। अगर मैं फिर से इस पूरे को रन करती हूँ, अभी फिलहाल के लिए इसके लिए तो हमने रन करा नहीं है, बट इसके लिए कर दिया है। अगर मैं इस पूरे को एग्जीक्यूट करती हूँ और इस वाले पे क्लिक करती हूँ तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि आप ऑलरेडी इस नाम से डाटाबेस क्रिएट कर चुके हो, फिर से क्यों क्रिएट कर रहे हो, वो प्रॉब्लम हो जाती। तो उस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है, तो हम इस पूरे को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जो हमने नई कमांड लिखी है ना उसको ही आप सिलेक्ट करो और इस वाले पे क्लिक कर दो, ताकि सिर्फ जो सिलेक्टेड पोर्शन होगा वही एग्जीक्यूट होगा, पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करेक्ट। और यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो आ भी गया हमारा डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस भी। आई होप समझ आ गया होगा।
इस वाले के लिए भी एग्जीक्यूट हो चुका है, इस वाले के लिए भी एग्जीक्यूट हो चुका है, दोनों के लिए रन कर चुका है। अब देखो मैं फुल्ली रन करके बताती हूँ, फुल को एग्जीक्यूट करके बताती हूँ, एरर बताएगा। ये देखिए, क्रिएट डाटाबेस डाटा साइंस कांट क्रिएट डाटाबेस क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से एरर आता है। तो अगर इस एरर को अवॉइड करना है तो जो भी नई वाली कमांड लिखी है आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करो और उसी को रन करो, पूरे को रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने फिर से इसलिए बताया क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था, इसीलिए समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं, जो कि है हमारा चेक ऑल डाटाबेसेस। अब इसका काम क्या होता है, इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि हमें चेक करना है डाटाबेसेस को। अभी फिलहाल हमने सिर्फ 2 ही डाटाबेस क्रिएट करे तो हमें आसानी से दिख रहा है। अगर आपने 10 डाटाबेस क्रिएट कर दी और आपको पूरी लिस्ट चाहिए कि कितने डाटाबेस क्रिएट हुए हैं, तो फिर पूरी लिस्ट के फॉर्मेट में आपको बता देगा। अगर वो आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। कैसे, उसकी देखो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बताया है, शो लिखो क्योंकि हम शो करवाना चाहते हैं जितने भी डाटाबेसेस हैं, और उसके बाद डाटाबेस लिख दो, सिंपल। तो वही हम यहाँ पर लिखते हैं, शो अपर केस में, उसके बाद किसे आप शो करवाना चाहते हो, डाटाबेसेस को, उसके बाद सेमीकोलन। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, इसी को सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई है कि हमने कितने डाटाबेस अभी तक की क्रिएट करे। डाटा एनालिटिक्स क्रिएट करा है और डाटा साइंस क्रिएट करा, और ये बाकी सारे तो बाय डिफॉल्ट है जो MySQL ही प्रोवाइड करता है। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक कर दो। ओके, नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं, जो कि है सिलेक्ट डाटाबेस। अब इसका काम क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अभी फिलहाल हम इसको परफॉर्म करके नहीं देखेंगे क्योंकि इसका काम बाद में आता है, बट वर्बली मैं आपको समझा रही हूँ उसका काम क्या होगा। अभी फिलहाल के लिए तो हमने 2 डाटाबेस क्रिएट कर रखे, करेक्ट, और मुझे एक नई टेबल क्रिएट करनी है, उसके अंदर कुछ डाटाबेस स्टोर करना है। तो मैं अपने MySQL को कैसे बताऊंगी कि मुझे डाटा साइंस वाले डाटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है और उसमें डाटा स्टोर करना है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल तो या फिर ये वाला इंटरफेस तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि एनालिटिक्स में सेव करना है हमें टेबल, ये साइंस में सेव करना है, मुझे साइंस में करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस वाले कमांड को या फिर इस वाली क्वेरी को यूज करूंगी, यूज वाले क्वेरी को यूज करूंगी और अपने टर्मिनल को MySQL को बोलूंगी कि आप एक काम करो, डाटा साइंस वाले डाटाबेस को यूज करो और उसके अंदर टेबल क्रिएट करो। कोई और डाटाबेस के अंदर नहीं क्रिएट करना है, इस वाले में क्रिएट करो, ठीक है। उस सिचुएशन में हम यूज वाले कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ डाटाबेस, जो ऑलरेडी हम देख चुके थे। शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि नोट्स है आप सभी के लिए। अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड डिजिटली फॉर इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी थी कि डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में, जहाँ डाटा ऑर्गेनाइज्ड वे में भी रहता है, आप आसानी से एक्सेस भी कर सकते हो, उसको मैनेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है हमारे डाटाबेस और टेबल का, सिंपल सा डिफरेंस है, देखो यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में। एक डाटाबेस होता है, ठीक है, ये आपका एक डाटाबेस है, उसके अंदर टेबल होती है और उस टेबल में रोज भी रहते हैं और उस टेबल में कॉलम्स भी रहते हैं, करेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे MySQL का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है, मतलब एक डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, बट एक टेबल में मल्टीपल रोज होते हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। सिमिलरली तो इनमें से लार्जर यूनिट क्या रहेगा, ऑब्वियसली डाटाबेस रहेगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से पेरेंट बन गया ना, ये वाला एक पेरेंट बन गया, उसके अंदर ये चाइल्ड है, टेबल एक चाइल्ड है, ठीक है। उस सिचुएशन में आप समझो तो कौन सा लार्जर रहेगा, डाटाबेस लार्जर रहेगा, और स्मॉलर क्या रहेगा, टेबल रहेगा। विच डाटाबेस इज बेस्ट फॉर डाटा एनालिटिक्स, MySQL भी अच्छा होता है, PostgreSQL भी अच्छा होता है, बट MySQL ज़्यादा ईजी रहता है, इसीलिए। बाकी जो भी आपके प्रेफरेंस है आप वो सीख सकते हैं, हम इसमें MySQL को यूज़ करें इसीलिए। क्रिएटिंग आर फर्स्ट टेबल, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम अपना टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी टेबल और इसके अंदर ये वाले रोज रहेंगे जो हॉरिजॉन्टल में है, करेक्ट, और ये जो वर्टिकल है एम्प्लॉय आईडी नेम, ये क्या है, ये सारे कॉलम्स है या फिर फील्ड बोल लीजिए। तो हमें फिलहाल ना इसका अंदर का डाटा स्टोर नहीं करेंगे, अभी मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि टेबल क्रिएट कैसे होती है डाटाबेस में, और कैसे इसको बताएंगे कि कितनी फील्ड्स होने वाली इसमें, मतलब कितने कॉलम्स होने वाले हैं। ये जो अंदर का डाटा है ना 1 2 1, जॉन सारा अमित, एक सिंपल सी टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ फील्ड्स रहेगी, कॉलम्स रहेंगे, और हम ये बताएंगे कि उन कॉलम्स में किस तरीके का डाटा होने वाला है, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉलम का नाम देना पड़ेगा, फील्ड्स का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर किस तरीके का डाटा होने वाला है वो बताना पड़ेगा, उसके बाद कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे, कॉन्स्टेंट्स लगाने पड़ेंगे। अब कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे, एडवांस लेवल तक हम जाएंगे इसी लेक्चर में, तो आगे सीखेंगे, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है वो रूल्स या फिर वो लिमिट जो आपको लगानी है। एग्जाम्पल के लिए कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो तो वहाँ पे लिमिट्स लगी होती है ना,
है ना, ये लिमिट होगी, वो लिमिट होगी। आप जब भी कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है ना कि 2 ईयर का बॉन्ड है, 1 ईयर का बॉन्ड है, तो ये क्या है, ये एक लिमिट है। सिमिलरली डाटा पर भी लिमिट लगी होती है कि डाटा इसके बीच में होना चाहिए, ना इसके पहले होगा ना इसके बाद में होगा। इस तरह की कुछ लिमिट अगर आपको लगानी तो उसको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, वो हम आगे समझेंगे और डिटेल में। करेक्ट। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सब समझ लेते हैं और फिर एक टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर मैं स्टोर करने वाली हूँ, जिसमें स्टूडेंट का सबसे पहले तो आईडी रहेगा, उसका नेम रहेगा, उसके बाद एज रहेगा, उसके बाद उसका कोर्स रहेगा। करेक्ट। अब एक बार मैं आपको समझा देती हूँ ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना, इसका मतलब होता क्या है, कि चलिए आगे समझते हैं, आगे ही समझते हैं। चलो फिर से क्रिएट, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, किससे क्रिएट कर रहे हैं, इस बार टेबल को क्रिएट करें, तो टेबल लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब टेबल का आप नाम दे दो, जिसका नाम मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रही हूँ। अब आपको कितनी फील्ड्स रखनी है, मतलब कितने कॉलम्स रख रहे हैं, वो आप दे दो। तो मेरा फर्स्ट कॉलम यहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट आईडी, तो ये वाला हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसका जो टाइप होगा, मतलब स्टूडेंट आईडी में जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे उसका टाइप क्या होगा, तो ये है स्टूडेंट आईडी, और मतलब ये एम्प्लॉय का एग्जांपल है, आप इसको एज ए स्टूडेंट समझ लो अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जो डाटा है 1 2 3, ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, तो वही मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। यहाँ पर हमें इंट टाइप का डाटा स्टोर करना है। जिसने भी यहाँ पर पाइथन पे वर्क करा है ना, वहाँ पर हम लोअर केस को यूज करते थे डाटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे अपर केस को यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जो हमें कॉलम रखना है वो होगा नेम का, कि स्टूडेंट का नेम क्या है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसका जो टाइप होगा वो होगा वेरकेर। अब इसका फिलहाल आपको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या होता है शॉर्ट में समझा देती हूँ। वेरकेर का मतलब होता है कि स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा, यहाँ पर हमने जॉन, सारा और अमित स्टोर कर रखा है, ये सब क्या है, वेर कह रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ब्रैकेट में 50 लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कुल मिला के लिमिट है, आगे समझाने वाली थी बट ठीक है हम यहीं पे समझ लेते हैं। क्या रहता है ना, बैकएंड में एक स्टोरेज की जगह रहती है, बैकएंड में एक स्टोरेज रहता है जहाँ पे बहुत सारी जगह रहती है, जहाँ पे आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो, बट यहाँ पर हम फिलहाल में वेर करके बात करें तो स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स को स्टोर करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी जगह है, क्या हमें इतनी सारी जगह की जरूरत है, नहीं होती इतनी सारी जगह की जरूरत। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मुझे अपना नाम स्टोर करना है, तो किसी भी उम्र का, मेरा नाम प्रियांशी राठौर है, आई थिंक 16 to 17 कैरेक्टर्स होंगे मेरे नाम में, बट किसी भी उम्र का नाम है, ज्यादा से ज्यादा कितना ही बड़ा नाम हो जाएगा, 50 कैरेक्टर से ज्यादा को थोड़ी होगा, ये हम मान के चल रहे। तो हमें पता है कि 50 से ज्यादा की जगह की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, तो हम हमारी टर्मिनल को, माइस्क्ल को बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, जहां तक के भी 50 जा रहा है, एग्जाम्पल यहाँ तक के 50 जा रहा है, तो आप इतनी जगह रोक के रखो, बाकी को हटा दो ताकि जगह का वेस्टेज ना हो, बस इसीलिए तो हमने इसको बोला है कि हमें से 50 जगह की जरूरत है, इतनी जगह आप रोक दो, बाकी जगह को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगह का वेस्टेज होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं है। अब इसको आप तब यूज करना जब आपको पता है कि इतनी ही जगह की जरूरत पड़ेगी, जब आपको नहीं पता है तो आपको ये सब देने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं कि हमें 50 की जरूरत है। ठीक है, हाँ ये बात है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, अगर हमें 50 स्टोरेज करा है बट मेरा नाम सिर्फ 18 तक के ही जा रहा है या 70 तक के जा रहा है, तो ठीक है, बाकी की जगह ही वेस्ट जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये सारी जगह वेस्ट नहीं जाने वाली, सिर्फ जो थोड़ी जगह है वही वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि हमने यहाँ पे 50 लिखा है तो 50 पूरा ही बुक होना चाहिए, एक भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी तक की जगह की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है। चलिए बहुत डिटेल में हम समझ चुके हैं, वैसे इतनी डिटेल की जरूरत थी नहीं बट ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो है एज, तो हम एज लिख देते हैं, एज भी ऑब्वियसली इंटीजर टाइप का ही डाटा होने वाला है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है कोर्स, तो कोर्स भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कोर्स भी स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, तो वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वेर क्या है। अब कोर्स की भी लिमिट कहाँ तक की जाएगी, कितना ही बड़ा नाम हो सकता है कोर्स का, ठीक है, तो वो भी चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक के जाएगा, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे तो 30 भी इनफ था बट ठीक है मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन। चलिए हमने हमारा पूरा टेबल क्रिएट कर लिया है, इसको पैरेंथेसिस को क्लोज भी कर देना, जो हमने यहाँ पर ओपन करा था वो इसीलिए एरर बता रहा है। ठीक है, चलिए क्लोज भी कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, हाँ ध्यान से देखो क्या चीज मिसिंग है, पॉज करो और सोचो क्या मिसिंग है, मैं बता देती हूँ अगर नहीं समझ आया तो। ये टेबल तो हमने क्रिएट कर ली, बताया तो है नहीं कौन से डाटाबेस में इस टेबल को स्टोर करना है, वो तो बताना होगा हमें, है ना, तो वो बता देते हैं हम इसको रन करने से पहले। तो मैं इस टेबल को क्रिएट करना चाहती हूँ इस वाले में, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो कौन सी वाली कमांड मैंने आपको समझाई थी, यूज और अपनी डाटाबेस का नाम, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस वाले डाटाबेस में ये क्रिएट होगा। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। चलिए रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार हम इसको, देखिए रिफ्रेश भी कर लिया, देखो ये डार्क में आ गया, मतलब बन चुका है टेबल। ओके,
देखो ये वाली टेबल भी बन गई, स्टूडेंट नाम आ भी गया। समझ आ गया कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, और स्टूडेंट नाम दिया था हमने हमारी टेबल का, तो यहाँ पर बनकर भी आ गया। अभी फिलहाल में हमने इसके अंदर कोई डाटा नहीं दिया है, इसलिए वो डाटा शो नहीं कर रहा है। जब आप डाटा दोगे तो वो शो भी कर देगा। फिलहाल में सिर्फ इस तरीके का डाटा बताएगा कि कॉलम्स कितने हैं। देखो कॉलम्स वो बता रहा है, बट ये नहीं बताया कि इस कॉलम में क्या डाटा है, क्योंकि वो तो हमने दिया ही नहीं है, रोज वाला डाटा तो दिया ही नहीं है। तो देखो कॉलम्स बता रहा है स्टूडेंट ID, नेम, एज और कोर्स। अब देखिए टेबल तो हमने बना के देख लिया, उसको समझा भी दिया मैंने आपको। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है ना तो आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यू टेबल स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है ना, कि उस टेबल में कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है, उस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप का डाटा स्टोर है, कुल मिला के पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है, पूरी डिटेल देखनी है उस टेबल की, तो वो भी आप देख सकते हो कैसे, इस वाले क्वेरी को यूज करके। अब कैसे यूज करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली लिख कर बता देती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी, डिस्क्राइब अपर केस में। उसके बाद अपनी टेबल का नाम जहां पर भी आपका डाटा स्टोर है और जिसकी भी आपको डिटेल्स चाहिए, उसके बाद सेमीकोलन। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। देखिए सारी डिटेल्स आ गई हमारे पास, और ये वही डिटेल है जब हमने क्रिएट करी थी ना टेबल, उसमें जो जो लिखा था वही लिखा हुआ आया है। क्योंकि फिलहाल तो हमने रो का डाटा दिया नहीं है, इसमें कुछ भी डाटा नहीं, खाली है ये टेबल, सिर्फ कॉलम्स बने हुए, रो में डाटा तो है ही नहीं। इसलिए देखो यहाँ पर नल में यस 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 लिखा हुआ है और डिफॉल्ट में नल लिखा हुआ है। नल का मतलब होता है इनवैलिड वैल्यूज, या फिर कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए नल लिखा हुआ आया है। और देखो यहाँ पर सारी फील्ड्स का नाम आ रहा है, मतलब कॉलम्स का नाम आ रहा है। स्टूडेंट ID है, नेम है, एज है, कोर्स है। और इसमें किस टाइप का डाटा है, स्टूडेंट ID में इंट का है, नेम में वेरकेयर का है, एज में इंट का है और कोर्स में वेरकेयर का है, और यहाँ पे सारी जगह नल है। सर होप समझ आ गया होगा कि ये वाली क्वेरी को हम कैसे यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा SQL डाटा टाइप्स। अभी तक के मैंने आपको डाटा इसीलिए नहीं बताया और इसलिए लिखकर नहीं बताया हमारी टेबल में, क्योंकि हमें अभी तक डाटा टाइप्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। तो आप रोज में अगर डाटा लिख भी देते हैं अलग अलग तरीके का तो आपको समझ नहीं आता। अब हम SQL डाटा टाइप्स पे आए हैं, अब समझेंगे क्या होता है, कहाँ पर और कैसे यूज किया जाता है, फिर हम डाटा देंगे हमारे टेबल में एज रोज में। अब देखिए एसक्यूएल डाटा टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है और डेट एंड टाइम डाटा टाइप होता है। कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, इसलिए ध्यान से देखना। ये ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए हम ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझेंगे किस कंडीशन में इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है। इसका सिंटेक्स हम प्रैक्टिकली लिखकर तब देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अब देखिए फर्स्ट हमारा इंट जो हम ऑलरेडी देख चुके थे, पर शॉर्ट में देख लेते हैं। इंट को तब आपको यूज करना है जब होल नंबर की आपको जरूरत है। एग्जाम्पल एज, मैंने बोला है कि एक पर्सन की एज है 24, तो ये क्या है, होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल टाइप की वैल्यू है क्या, नहीं है, होल नंबर है। इस कंडीशन में आप इंट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है बिग इंट। बिग इंट का आपको तब यूज करना है जब लार्ज नंबर की आपको जरूरत है, जब लार्ज नंबर का डाटा आपको स्टोर करना है। एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारा मोबाइल नंबर रहता है उसमें कितने डिजिट्स रहते हैं, 10 डिजिट्स रहता है, तो कितना बड़े लेवल का डाटा हो गया, करेक्ट। वैसे अगर आपको इंडिया के पॉपुलेशन का डाटा स्टोर करना है, वो भी बहुत बड़े लेवल का डाटा हो गया, ये जस्ट एन एग्जांपल है। बट अगर आपको बहुत बड़े लेवल का डाटा स्टोर करना है जहाँ पे लार्ज नंबर है, तब आप बिग इंट का यूज कीजिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट, और इसको तब यूज करना है जब आपको डेसिमल टाइप की वैल्यू की जरूरत है। इसको तब भी यूज करना है आपको जब ना स्मॉल डिफरेंस इतना ज्यादा आपको मैटर नहीं करता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, फिर से आपको समझा देती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। बिग इंट का तब यूज करना है जब बड़े लेवल के डाटा की आपको जरूरत है, बट डेसिमल टाइप की नहीं, होल नंबर्स की, तब आपको बिग इंट यूज करना है। फ्लोट का आपको तब यूज करना है, पहली कंडीशन जब डेसिमल टाइप का डाटा आपको स्टोर करना है। सेकंड कंडीशन अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है ना, इधर से उधर, तब आपको इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। एग्जाम्पल में ह्यूमन का वेट आपको स्टोर करना है, ठीक है, एक पर्सन है, उसका वेट आपको स्टोर करना है, उसका वेट है 70.1, करेक्ट। अब अगर मैंने शुरुआत में 70.1 लिखा है और फ्लोट को यूज करके 70.12 हो जाता है, तो क्या इतना डिफर करेगा, नहीं। इतना बड़ा ह्यूमन है, उसका इतना वेट है, अगर पॉइंट के बाद कुछ ग्राम में अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, 1 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी अगर छोटा सा भी डिफरेंस आपको इतना मैटर नहीं करेगा तब आप फ्लोट का यूज कीजिए। जब बहुत ज्यादा मैटर करता है तो उस कंडीशन में आपको डबल का यूज करना है। आप देखो डबल का मैंने लिखा ही है कि कहाँ पर यूज करना है, हाई प्रिसीजन डेसिमल। डबल का तब यूज करना है जब आपको डेसिमल टाइप की वैल्यू की ही जरूरत है, होल वैल्यू की जरूरत नहीं है, डेसिमल टाइप की वैल्यू की जरूरत है, बट थोड़ा सा भी डिफरेंस आपको मैटर करता है। एग्जाम्पल, जब भी जेई मेंस या एडवांस की एग्जाम होती है और स्टूडेंट्स को मार्क्स आते हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट को आए एग्जाम में मार्क्स 78.1 और किसी और को आ गए 78.12, तो क्या डिफर करेगा, बिल्कुल करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेसिमल के बाद की वैल्यू भी, क्योंकि रैंकिंग में डिफर हो जाता है।
करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में आप डबल का यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप फ्लोट का यूज़ कीजिए। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर डेसिमल के बाद की वैल्यू थोड़ी सी भी डिफर कर रही है तो क्या फ़र्क आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर 1 to 8.1 है और 0 लगा दिया, ठीक है, तो क्या डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। स्टॉक मार्केट में 1 डिजिट का भी ऊपर से नीचे होगा तो हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मनी है। किसी पर्सन की सैलरी है, अब उसकी सैलरी भले 90,000 है या फिर 90 लाख है और डेसिमल के बाद की वैल्यू डिफर कर रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू भी फर्क लाती है, तो सही वैल्यू जानी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर इधर से उधर हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आप डबल का यूज कीजिए, अदरवाइज आप फ्लोट का यूज कीजिए। और जब बड़े लेवल का डाटा है बट होल नंबर का है तब आप बिग इंट का यूज कीजिए। छोटे लेवल का डाटा है बट होल नंबर का है तब आप इंट का यूज कीजिए। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे वो मैंने यहाँ पर लिख कर बताया है और प्रैक्टिकली हम बाद में लिख के भी देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। शुरुआत में अपनी फील्ड का नाम लिखो या कॉलम का नाम लिखो जो कि सैलरी। अब उस कॉलम में आपको किस टाइप का डाटा स्टोर करना है उसका डाटा टाइप लिख दो। जैसे मुझे सैलरी है तो सैलरी में किस टाइप का डाटा होगा, जो मैंने अभी आपको बताया सैलरी किस टाइप का होगा, डबल का होगा, तो मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। जब भी आपको स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करना है ना, तब ये वाले डाटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहला है हमारा केयर। इसको तब यूज करना है जब फिक्स्ड लेंथ आपको पता है कि आपको कितना फिक्स्ड लेंथ की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैं एक फॉर्म फिल करवा रही हूँ जिसमें मुझे जेंडर स्टोर कराना है। अब जो भी यूजर रहेगा जो फॉर्म फिल करेगा उसके पास दो ही चॉइस है, या तो वो इस ब्लॉक में एम स्टोर कर सकता है मतलब मेल, या फिर एफ स्टोर कर सकता है फीमेल। अब दोनों जगह तो बराबर ही लेंगे ना। ऐसा हो सकता है क्या कि एफ ज्यादा जगह लेगा एम कम लेगा? एक ही कैरेक्टर आए, सिंगल स्पेस ही लेगा वो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो जब आपको पता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे, शायद भले कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं बट जो स्पेस रहेगी, जो नंबर रहेंगे कैरेक्टर्स के वो बिल्कुल सेम रहेंगे। मैंने बोला या तो ए स्टोर करा लो या बी, ए से लेकर के जेड तक के आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो बट सिंगल कैरेक्टर। इस कंडीशन में हमें पता है कि कितने कैरेक्टर्स आएंगे, मतलब फिक्स्ड लेंथ है, उस केस में आपको कैर का यूज करना है। जब आपको फिक्स्ड लेंथ नहीं पता है, अप्रोक्स वैल्यू पता है कि ज्यादा से ज्यादा तक इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं बट इससे कम कितने भी हो सकते हैं, उस कंडीशन में आपको वेयर कैर का यूज करना है। जैसे मैंने आपको नेम का एग्जाम्पल दिया था, देखो मुझे नेम स्टोर कराना है ह्यूमन का। अब मुझे ये पता है कि पर्सन का नेम कितना ही बड़ा हो जाए, 50 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, 50 कैरेक्टर से ज्यादा की तो जगह नहीं लेगा, इससे कम ले सकता है, ज्यादा नहीं, 51 भी नहीं लेगा, ठीक है, सिर्फ 50 लेगा या फिर उससे कम। इस कंडीशन में आपको वेयर केयर का यूज करना है। ये फ्लेक्सिबल होता है, वेरिएबल लेंथ, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, कम भी हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा। बट जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता है कि कितनी लेंथ होने वाली है आपके डाटा की, उस कंडीशन में आपको टेक्स्ट का यूज करना है, जैसे बड़ा सा पैराग्राफ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ या फिर आप सब मुझे कमेंट्स करते हो, कोई पर्सन मुझे 1 या 2 वर्ड्स में कमेंट करता है, कोई पूरा पैराग्राफ में कमेंट करता है। इस कंडीशन में मुझे नहीं पता ना कि आप कितना बड़ा कमेंट करोगे, ठीक है, कम से कम 1 लेटर भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना ही बड़ा हो सकता है, कि कोई कोई 1 इमोजी भी करता है, तो कम से कम कितना ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना ही हो सकता है। जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता है उस कंडीशन में आपको टेक्स्ट का यूज करना है। जब आपको डाटा की लेंथ पता है कि ज्यादा से ज्यादातर इतना जा सकता है, उससे कम कितना भी हो सकता है, जब आपको लास्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू, उस कंडीशन में आपको वेयर केयर का यूज करना है। क्योंकि हमने 50 लिख दिया तो 50 से ज्यादा नहीं होगा, 50 से कम हो सकता है, थोड़ी जगह खाली रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और जब आपको बिल्कुल फिक्स्ड पता है कि एक ही कैरेक्टर आएगा या दो ही आएगा या चार ही आएंगे या 10 ही आएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, बिल्कुल 10 ही, उस कंडीशन में आपको केयर का यूज करना है। आई होप समझ आ गया होगा। इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, या फिर इसका डाटा कैसे स्टोर कराएंगे? सबसे पहले अपने कॉलम या फिर फील्ड का नाम लिखो, उसके बाद इसका डाटा टाइप लिख दो, वेयर के लिख दिया, और फिर यहाँ पे लिमिट सेट कर दो कि ज्यादा से ज्यादा कितना तक जाएगा, इससे कम हो सकता है। वही अगर आपने यहाँ पर कैर लिखते हैं तब यहाँ पर लिमिट अगर आपने 1 लगा दिया तो 1 ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा ना उससे कम, वो खाली भी नहीं रहेगा, 1 कैरेक्टर तो स्टोर करेगा ही। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है हमारा डेट और टाइम डाटा टाइप। अब इसका काम क्या होगा, इसको कैसे यूज करना है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, डेट और टाइम का हमारा सबसे पहला है डेट। अगर आपको डेट के फॉर्मेट में स्टोर कराना है डाटा तब आपको इसका यूज करना है। डेट के फॉर्मेट में कैसे, जैसे कि सबसे पहला आगे ईयर, तो 2026, किसी की बर्थ डेट अगर आपको स्टोर करना है 2026, इसका मंथ है 1, ठीक है, जनवरी, और इसकी डेट है 11। इस तरीके का अगर आपको डाटा स्टोर कराना है तब आप इस वाले डेट का यूज कीजिए। अगर आपको टाइम के फॉर्मेट में डाटा स्टोर कराना है, जैसे कि अभी कितना टाइम हो रहा है, तो 7 हो रही है मॉर्निंग की और 5 मिनट और 15 सेकेंड, इस टाइप का अगर आपको डाटा स्टोर कराना है तब आप इसका यूज कीजिए।
डेट और टाइम अगर आपको कंबाइन करके यूज करना है, मतलब पहले ये भी लिखा हुआ आ जाए, डेट भी, उसके बाद फिर टाइम भी लिखा हुआ आ जाए, तब आपको डेट और टाइम का यूज करना है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा टाइम स्टैम्प। इसको तब आपको यूज करना है जब आपको करंट टाइम प्रिंट कराना है। एग्जाम्पल, हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, मिंत्रा पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, या फिर कोई सी भी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सेल लिखा हुआ आता है या फिर करंट टाइम या डेट लिखी हुई आती है, करेक्ट। अभी करंटली क्या हो रहा है और हमारी सिटी या हमारी कंट्री में कौन सा टाइम हो रहा है, इस कंडीशन में आपको टाइम स्टैम्प का यूज करना है कि अभी फिलहाल हम जिस भी सिटी में है, जिस भी कंट्री में है, करंटली क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट हो रहा है, वो अगर आपको शो कराना है तो उसका यूज कीजिए। कैसे इसको यूज करते हैं, सबसे पहले अपने कॉलम का नाम या फिर फील्ड का नाम, उसके बाद अपने डाटा टाइप का नाम, टाइम स्टैम्प, तो प्रिंट हो जाएगा। अब आगे हम इन सभी को यूज करके देखेंगे, हाँ डोंट वरी। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है ये सारी चीजें, फिर हम इसके लिए क्वेरीज लिख के देखेंगे अलग अलग कंडीशंस में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके के टाइप्स होते हैं एसक्यूएल कमांड के। सबसे पहला है हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकेंड है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और थर्ड है हमारा डीक्यूएल। अब इसमें अलग अलग तरीके के कमांड होते हैं, हम शॉर्ट में देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, हम प्रैक्टिकली लिखकर देखेंगे इसीलिए। सबसे पहला हमारा क्रिएट। क्रिएट को तब आपको यूज करना है जब भी आपको डाटाबेस को क्रिएट करना है या फिर टेबल को क्रिएट करना है, वो हम ऑलरेडी देख ही चुके थे जब हमने क्रिएट करा था, ठीक है। सेकंड है ऑल्टर। ऑल्टर को तब आपको यूज करना है कि कोई डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने बना लिया है, बट उसको आपको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तब आपको ऑल्टर का यूज करना है। ड्रॉप तब करना है जब आपको कोई से डाटा को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है। अब यहाँ पर ना एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने एक बार इसको डिलीट कर दिया है, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, आप फिर से उसको नहीं ला सकते क्योंकि बैकअप नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो पूरी टेबल डिलीट नहीं हो, सिर्फ डाटा डिलीट हो, तब आप ट्रंकेट का यूज कीजिए। ड्रॉप का मतलब होता है टेबल भी डिलीट हो जाएगी और डाटा भी डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट का मतलब होता है टेबल डिलीट नहीं होगी, सिर्फ डाटा डिलीट होगा, ठीक है। और इसका कोई बैकअप नहीं होता है, इसलिए ध्यान से ये वाली क्वेरी को यूज करना हर बार। नेक्स्ट है डीएमएल, जिसकी फर्स्ट कमांड है इंसर्ट। इंसर्ट को तब आपको यूज करना है जब भी किसी डाटा को आपको ऐड करना है, रो को ऐड करना है, उस कंडीशन में आपको इसको यूज करना है। अपडेट तब यूज करना है जब ऑलरेडी डाटा लिखा हुआ है और उसको मॉडिफाई करना है, तब आपको अपडेट का यूज करना है। जब भी डाटा को, हाँ अब इसमें ना आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारी जो क्वेरीज है ना, ये उसके लिए जब आपको टेबल के ऊपर काम करना है, टेबल के ऊपर काम करना है या फिर डाटाबेस के ऊपर काम करना है, ये वाली आपको तब यूज करनी है जब आपको एक पर्टिकुलर डाटा के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और जब आपको किसी डाटा को रिमूव करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तब आपको डिलीट का यूज करना है। अब नेक्स्ट है हमारा डीक्यूएल और फर्स्ट कमांड है इसकी सिलेक्ट। अब सिलेक्ट को तब यूज करना है जब आपको फेच करके लाना है डाटा कहीं से भी, किसी टेबल में से फेच करके लाना है आपको डाटा, या फिर किसी टेबल के कोई पर्टिकुलर कॉलम का डाटा आपको चाहिए, या फिर किसी टेबल के पर्टिकुलर रो का आपको डाटा चाहिए, उस कंडीशन में आपको सिलेक्ट का यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट लिखो, उसके बाद अपने टेबल का नाम, फिर जो भी कॉलम का डाटा आपको चाहिए उसका नाम, तो फेच करके वो ला देगा डाटा। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अभी तक के हमने काफी सारा थ्योरी पार्ट तो सीख लिया कि कमांड कितने टाइप्स की होती है, डाटा कितने टाइप्स होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेरीज के कितने टाइप्स होते हैं, इन क्वेरीज को कौन सी सिचुएशन में कौन सी क्वेरी को यूज करना है, कैसे यूज करना है और किस फ्लो में यूज करना है, ये भी सारी चीजें हम बहुत डिटेल में देखेंगे, इसलिए एंड तक देखना, ये वाला स्किप बिल्कुल भी मत करना। उसके साथ साथ हम एंड में एक मिनी प्रोजेक्ट बोल लीजिए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल लीजिए, उसको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम इसका एक बार फ्लो समझ लेते हैं, कौन से फ्लो में आपको कौन सी क्वेरी को यूज करना है, फिर हम प्रैक्टिकली इन क्वेरीज को लिखकर भी देखेंगे या फिर टाइप करके देखेंगे, मेरा मतलब है। चलिए अब देखो इसका फ्लो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, बट शॉर्ट में फिर से मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। उसके बाद डाटाबेस के अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। जैसे ही आप टेबल क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आपको एक कॉलम को क्रिएट करना है, ठीक है। कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, देखो मैं बता भी देती हूँ, हमने क्रिएट करा था। सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं इस वाली क्वेरी से, करेक्ट। उसके बाद हम जिस भी डाटाबेस को यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं और एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उस टेबल के अंदर आपको फील्ड को क्रिएट करना है। जैसे आप फील्ड क्रिएट करते हो, डाटा का टाइप देते हो, आपकी कॉलम क्रिएट हो जाता है। बट अभी फिलहाल में रोज खाली है क्योंकि रो तो क्रिएट हुई नहीं है, डाटा तो ऐड करा ही नहीं हमने इसमें। अगर आप डाटा ऐड करना चाहते हो तो इस वाली स्टेप से डाटा ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप डाटा ऐड करोगे ना, वैसे ही आपकी रो भी क्रिएट हो जाएगी। कैसे, आपने फर्स्ट डाटा ऐड करा अपने कॉलम में, आपकी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई। सेकंड डाटा आपने ऐड करा अपने कॉलम में, सेकंड रो भी क्रिएट हो गई। थर्ड डाटा आपने ऐड करा, वैसे ही थर्ड रो भी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आपने सारा डाटा ऐड कर दिया, आपका फाइनल टेबल बन चुका है। अब आपको लास्ट काम है जो कि फेच कराने का है। फेच इसीलिए हम कराते हैं डाटा को, ताकि हम टर्मिनल पर देख सके हमारा फाइनल रिजल्ट टेबल का, क्योंकि अगर आप फेच नहीं करवाओगे तो आप टर्मिनल पर नहीं देख सकते हो कि सही डाटा आया है कि नहीं आया है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्टेप में कौन सी क्वेरीज को यूज करना है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना होगा डाटा रिलेटेड क्वेरीज का, तब जब हम डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं तब। तो इस वाली स्टेप पे आपको डाटा रिलेटेड क्वेरीज को यूज करना है।
सेकंड है हमारी टेबल रिलेटेड क्वेरीज। इसको तब आपको यूज करना है जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं इस वाले स्टेप में। आप अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग क्वेरीज को यूज करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी शॉर्ट में देख लो आप। उसके बाद आपको कॉलम को क्रिएट करना है, जो हम देख चुके, कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जैसे आप फील्ड का नाम लिखोगे, डाटा का टाइप लिखोगे। उसके बाद आपको रो को क्रिएट करने के लिए डाटा को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा को ऐड आप इस स्टेप में करोगे। इस स्टेप के लिए आपको ये वाली क्वेरीज की जरूरत पड़ेगी या फिर इस वाली कमांड की जरूरत पड़ेगी जो कि इंसर्ट, ठीक है। इसमें भी काफी सारे सिचुएशंस हैं क्योंकि आपको एक सिंगल रो क्रिएट करनी है, मल्टीपल रोज क्रिएट करनी है, अलग अलग सिचुएशन वो हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप या फिर लास्ट स्टेप होगी हमारी फेच कराने की डाटा को। इस स्टेप में आपको यूज करना है सिलेक्ट कमांड का। इसका काम होगा कि फेच करके ला देगा डाटा। इसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो चलिए, फ्लो तो हमने समझ लिया है, कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सी वाली क्वेरी या फिर कमांड को यूज करना है, कैसे यूज करना है हम प्रैक्टिकली अब लिखकर भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाली हमारी क्वेरी है शो डाटाबेसेस की। अब इसे तब आपको यूज करना है जब आपको डाटाबेसेस की लिस्ट चाहिए कि हमने फिलहाल में कितने डाटाबेसेस क्रिएट कर रखे हैं। तो उसके लिए आप स्कीमास पे जाओ और यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। अभी डाटा एससी मैंने अभी बीच में बना लिया था, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने बीच में बना लिया था, ठीक है। तो फिलहाल में कितने डाटाबेसेस क्रिएट हो चुके हैं, डाटा एनालिटिक्स है, डाटा एससी के नाम से, डाटा साइंस भी है, और ये सारे तो डिफॉल्ट है जो प्रोवाइड करता है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना फिलहाल के लिए। शो लिखो, डाटाबेसेस लिखो, इसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। देखिए पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास, डाटा एनालिटिक्स है, डाटा एससी है और डाटा साइंस भी है। तो 3 हमने क्रिएट करा और ये बाय डिफॉल्ट है। नेक्स्ट चीज है वो है यूज डाटाबेसेस। इसको कब यूज करना है वो हम देख लेते हैं। यूज डाटाबेस को आपको तब यूज करना है जब आपको अपने टर्मिनल को बताना है कि हमने मल्टीपल डाटाबेसेस क्रिएट करे। कौन से वाले डाटाबेस को आप यूज करके अपनी नई टेबल क्रिएट करो। हमने यहाँ पे कितने डाटाबेसेस क्रिएट करे, 3 करे, बट हमें जो टेबल क्रिएट करनी थी वो डाटा साइंस के अंदर करनी थी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, अपने टर्मिनल को बोला है कि आप यूज करो इस वाले डाटाबेस को और इसके अंदर टेबल क्रिएट करो। ऐसी सिचुएशन में आपको इसे यूज करना होता है। नेक्स्ट है डिलीट डाटाबेस। इसे तब यूज करना है जब आपको परमानेंटली डाटाबेस को डिलीट करना है। अब यहाँ पर ना ये चीज का ध्यान रखना, अगर आपने ये वाली क्वेरी को चला दिया है, ओके, एग्जीक्यूट कर दिया, परमानेंटली डाटाबेस डिलीट हो जाएगा और फिर से आप उसको नहीं ला सकते क्योंकि इसका कोई बैकअप नहीं होता है। इसलिए इस वाली क्वेरी को हमेशा ध्यान से चलाना। चलिए अब इसको लिखते कैसे वो भी हम देख लेते हैं और कैसे काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। ड्रॉप, डिलीट नहीं लिखते हैं यहाँ पर, हम ड्रॉप लिखते हैं। डिलीट बस इसका नाम है, ओके। ड्रॉप डाटाबेस, इससे ड्रॉप हो जाएगा। और कौन से वाले डाटाबेस को आप ड्रॉप करना चाहते हो, मैं डाटा एनालिटिक्स को ड्रॉप करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि डाटा साइंस में ऑलरेडी डाटा है, वो भी चले जाएगा अदरवाइज। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। देखिए चले क्या, रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं। वैसे ऑलरेडी जा चुका है बट फिर भी रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। जा चुका है, ये वाला डाटाबेस डिलीट हो गया परमानेंटली। अब देखो एक और चीज मुझे आपको समझानी जो इसमें नहीं लिखी हुई है बट बहुत अच्छी आपको काम आएगी वो चीज। जब भी आपके पास मल्टीपल डाटाबेसेस, तो बहुत सारे हैं, 10 है, 20 है, 50 है, तो अगर आपको नया डाटाबेस क्रिएट करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं इस वाले नाम से, जो हम नया नाम से डाटाबेस क्रिएट करें, इस वाले नाम से पहले से डाटाबेस क्रिएटेड है तो नहीं। अगर होगा तो फिर तो वो एरर बता देगा, करेक्ट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 50 डाटाबेसेस की लिस्ट में एक एक बार जाकर देखोगे किस नाम से है या नहीं है। नहीं, इससे तो अच्छा है कि क्वेरी चला दो। उसका काम होगा, उसमें हम ये लिखेंगे, अपने टर्मिनल को बोलेंगे कि इस वाले डाटाबेस के नाम से अगर पहले से कोई डाटाबेस एग्जिस्ट करता है तब आप मत क्रिएट करो नया डाटाबेस, नहीं करता तो फिर आप कर दो। अब इस सिचुएशन में ना वो एरर नहीं बताएगा, अगर पहले से उस नाम से डाटाबेस क्रिएट करता भी होगा ना तो भी सिर्फ वो एक अलर्ट देगा कि इस नाम से पहले से करता है एग्जिस्ट, इसलिए हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं क्रिएट करता होगा तो क्रिएट कर देगा। बट अगर आपने ये वाली क्वेरी चला दी और इस वाले नाम से पहले से डाटाबेस एग्जिस्ट करता होगा तो फिर वो एरर बता देगा। तो बेटर है कि एरर नहीं बताए, सिर्फ अलर्ट बताए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखो क्वेरी है क्रिएट, क्योंकि हमें डाटाबेस को क्रिएट करना है, सॉरी अपर केस में आएगा ये क्रिएट, उसके बाद डाटाबेस। अब हम लिख रहे हैं क्रिएट करो आप डाटाबेस, अगर वो डाटाबेस नहीं एग्जिस्ट करता है तो, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इफ नॉट एग्जिस्ट। इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो। और कौन से नाम से आप क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं डाटा साइंस के नाम से क्रिएट करना चाहती हूँ। देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये कलर आ जाएगा येलो कलर का, इसे ट्रायंगल जैसा कुछ आएगा आइकन, तो बता देगा। एग्जीक्यूट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि कांट क्रिएट डाटाबेस डाटा साइंस, ओके। इसने एक वार्निंग दे दी या फिर एक अलर्ट दे दिया है कि हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, करेक्ट। अब देखो अगर मैंने ये वाली क्वेरी को चला दिया, एरर बता देगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। देखिए इसने एरर बता दिए, हमें नहीं चाहिए एरर, अलर्ट आ जाएगा चलेगा, मतलब या फिर वार्निंग आ जाएगी तो भी चलेगी, बट एरर नहीं आना चाहिए। इसलिए इस वाली क्वेरी को आप हमेशा यूज करना है, ठीक है। अगर इस नाम से नहीं क्रिएटेड होगा पहले से तो वो क्रिएट भी कर देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एससी लिख दिया, अब इस नाम से तो कोई है क्या, हाँ है, SCI लिख देते हैं हम, ओके। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको।
अब ये नया डाटाबेस क्रिएट कर देगा। देखिए सक्सेसफुल आ गया है और यहाँ से हम रिफ्रेश भी कर देते हैं। देखिए SCI भी आ गया और SC भी आ गया। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हाँ यहाँ से ये जो आई का आइकन होता है ना, देखो जहाँ पर भी आपने कोई सी टेबल क्रिएट करते हो और आई का आइकन आता है, इसका मतलब है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ये पूरी इन्फो है उस टेबल के बारे में, क्या क्या डाटा है, किस टाइप का डाटा है, कितनी बाइट का है, लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। क्या नाम है वो भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स भी आ जाएंगे, कितने कॉलम्स है, उस कॉलम्स में किस टाइप का डाटा है वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। अभी फिलहाल नल है इसलिए वो नलेबल पर ये आ रहा है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स आ जाएंगे, ये अलग अलग ऑप्शंस पे आप जा सकते हो। फॉरेन कीज और ये सब क्या होती है वो हम आगे समझेंगे, इसी कोर्स में समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और ये तो पूरा वो आ गया जो हमने लिखा था, ठीक है। चलिए आई होप समझ आ गया होगा। आई वाले आइकन पर आप क्लिक कर सकते हो, हाँ, जहाँ पर आपने टेबल क्रिएट करी है। अब नेक्स्ट टाइप की क्वेरीज पे चलते हैं हम, जो कि है टेबल रिलेटेड क्वेरीज। अब जो सबसे फर्स्ट वाली क्वेरी है वो है शो टेबल्स। इसका काम होगा कि कितनी टेबल्स आपने क्रिएट करी उसका नाम दे देगा, वो बता देगा पूरी लिस्ट। कैसे इसको यूज करनी है वो भी हम देख लेते हैं। हमने फिलहाल सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट करी जो कि स्टूडेंट्स नाम से, तो वही वो बताएगा, बट फिर भी हम यूज कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी मैं, इसीलिए, ठीक है। शो टेबल्स, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। देखिए इसने बता दिए, फिलहाल में सिर्फ एक ही टेबल हमने क्रिएट करी इसलिए एक ही लिखी हुई आ रही है ये, जो कि है स्टूडेंट्स। और ये कौन से वाले डाटाबेस में क्रिएट करी, हमने डाटा साइंस में क्रिएट करी, तो वो भी लिखा हुआ आ रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेरी होगी वो होगी रीनेम टेबल। अब इसका काम होगा कि आपने अगर कोई सी टेबल पहले से बना रखी है और उसका नाम आपको चेंज करना है बाद में, तो आप चेंज कर सकते हो। अब इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे रीनेम का मतलब ये है कि जहां आपने मेन जगह बना रखी है ना टेबल, वहां से भी चेंज हो जाएगी, टेम्पररी चेंज नहीं होगी। बाद में एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि टेम्पररी आप कैसे चेंज कर सकते हो कोई से कॉलम को या कोई सी चीज को, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। बट अगर आपको परमानेंटली चेंज करनी है ना, तब आप रीनेम वाली टेबल वाली क्वेरी को यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज करनी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए अभी टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट्स, इसका नाम मैं लर्नर्स कर देती हूँ, ओके। इसको यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा रीनेम, क्योंकि हम रीनेम करना चाहते हैं। किसको करना चाहते हैं, टेबल को करना चाहते हैं। अब जो पहले से नाम है आपकी टेबल का वो लिखो। अब जो आप बाद में चाहते हो नाम चेंज करके वो लिख दो, जो कि है लर्नर्स। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले पहले वाला नाम जो एग्जिस्ट करता है, उसके बाद जो नया नाम आप चाहते हो उसको लिख दो, एग्जीक्यूट। देखिए अब रिफ्रेश करते हैं। अभी फिलहाल में यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, जैसे रिफ्रेश करेंगे लर्नर्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे लर्नर्स आ गया, ओके। चलिए हमने हमारी टेबल का नाम भी चेंज कर दिया है। अब बाद में मैं चेंज कर दूंगी, हाँ, क्योंकि लर्नर से बेहतर है स्टूडेंट्स, जब हम और भी चीजें सीखेंगे, इसीलिए फिलहाल के लिए रहने दो इसको यहीं पर। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी ट्रंकेट या फिर ड्रॉप टेबल। कौन सी हमारी पहली वाली, ड्रॉप है। ड्रॉप वाली देख लेते, उसके बाद ट्रंकेट देखेंगे, और दोनों में डिफरेंस भी होता है। दोनों का काम यही है कि डिलीट करता है, बट ड्रॉप का मतलब है कि उस वाली टेबल को परमानेंटली डिलीट कर देगा। ट्रंकेट का मतलब होता है उसके अंदर के डाटा को डिलीट करेगा। फिलहाल में उसके अंदर कोई ज्यादा डाटा है नहीं, इसलिए हम ट्रंकेट को बाद में यूज करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ ड्रॉप को यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लिखो यहाँ पे ड्रॉप और फिर टेबल, और अपनी टेबल का नाम यहाँ पर लिख दो। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। स्टूडेंट्स नहीं आएगा, सॉरी लर्नर्स आएगा, क्योंकि हमने इसका नाम चेंज कर दिया था। चलिए इसको एग्जीक्यूट भी कर ही लेते हैं। देखिए रिफ्रेश, यहाँ से डिलीट हो गई है हमारी टेबल, ओके। आप इसको फिर से लाना चाहते हो तो अपनी ये वाली क्वेरी को चला देना, तो फिर से आ जाएगी आपकी टेबल। देखिए यहाँ से फिर से रिफ्रेश कर दो, देखिए हमारी टेबल आ चुकी है स्टूडेंट के नाम से। हमें ट्रंकेट को कैसे यूज करना, चलो अभी बता देती हूँ मैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं, फिर बाद में कहीं भूल ना जाए इसलिए। तो ट्रंकेट लिखना है यहाँ पर, उसके बाद आपको टेबल लिखना है और कौन सी वाली टेबल के डाटा को आप डिलीट करना चाहते हो। ध्यान रखना इस बात का कि ये सिर्फ टेबल के डाटा को डिलीट करता है, टेबल को नहीं डिलीट करता है। टेबल रहेगी वहां पर, बस वो खाली रहेगी, ओके। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमने जो ये वाली क्वेरी चलाई थी ना, उससे हमारे टेबल का नाम हो चुका है स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, कंफ्यूज मत होना। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं हम। देखो टेबल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इसके अंदर का डाटा डिलीट हो चुका है, बट फिलहाल में इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, इसलिए वो डाटा हम देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी मैंने चला के आपको बता दिया है। बाद में जब हम रोज में डाटा ऐड करेंगे ना, फिर उसको भी देख लेंगे कैसे डिलीट होता है। यहाँ पर ना मैंने डिफरेंस भी लिख रखा है, ड्रॉप और ट्रंकेट में होता क्या है, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट को तब यूज करना है आपको जब आपको अपने टेबल में डाटा को ऐड करना है एज रोज। कैसे ऐड करते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली वाली हमारी कमांड है इंसर्ट सिंगल रो, क्योंकि शुरुआत में तो हम एक ही रो को ऐड करेंगे। आप मल्टीपल रोज को ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो हम इसको यूज करके देखेंगे। सबसे पहले इसे देखते हैं, इंसर्ट सिंगल रो। एक रो को हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखो इंसर्ट इनटू। आप इंसर्ट करना चाहते हो कौन से वाली टेबल में, इसीलिए हम इनटू लिख रहे हैं, और अपनी टेबल का नाम,
और अब वैल्यूज लिख दो, कौन कौन सी वैल्यूज को आप इंसर्ट करना चाहते हो। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, जितनी फील्ड्स बनाई है, जितने कॉलम्स बनाए, उतना ही अपने रो में डाटा देना। एक भी कम या ज्यादा दे दिया तो फिर एरर बता देगा, वो ऐड नहीं कर पाएगा, इसीलिए। हाँ, तो चलिए इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर अब डाटा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कितने हमने क्रिएट करे थे कॉलम्स, 1, 2 और 3। फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट आईडी, देन नेम, देन एज और फिर देन कोर्स। चलिए उसको कर लेते हैं हम यहाँ पर ऐड। सबसे पहला है हमारा स्टूडेंट आईडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 दे दिया है क्योंकि इंट टाइप है उसका, इसीलिए। उसके बाद है नेम, तो यहाँ पे नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, राहुल दे दो आप नाम, ओके। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एज देनी है, तो एज हम 21 दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कोर्स का नाम देना है, तो वो हम यहाँ पर दे देते हैं डाटा साइंस कोर्स। चलिए ये भी हमने दे दिया। अब पेरेंथेसिस क्लोज। हमने यहाँ पर अपना पूरा डाटा दे दिया है। देखो यहाँ पर 4 कॉलम्स थे तो 4 ही डाटा दिया है, एक भी ज्यादा कम दोगे एरर बता देगा, वो मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके बता भी दूंगी बाद में। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए बहुत सही से इसने डाटा ऐड कर दिया है। अब देखो डाटा तो हमने ऐड कर दिया हमारी स्टूडेंट वाली टेबल में, बट एक बार इसको चेक भी तो करना होगा ना कि डाटा सही से ऐड हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा डाटा, और उसके लिए हमें वेरीफाई के लिए एक कमांड की जरूरत पड़ेगी, जिसका काम होगा कि वो टर्मिनल पर सारा डाटा प्रिंट करके बता दे एज टेबल्स। मतलब एक तो टेबल बनाएगा, उसके अंदर जितनी भी रोज है, कॉलम्स है, उन सभी का डाटा प्रिंट करके बता देगा ताकि हम चेक कर पाए। अब उसके लिए हमारी कमांड होती है सिलेक्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब स्टार का मतलब होता है यहाँ पर ऑल, सभी। तो इस वाली कमांड से हमारे माई स्कूल को बोल रहे हैं, जब भी हम इसे लिखेंगे तब हम ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, सिलेक्ट कर लो सभी डाटा को, जितना भी हमारे स्टूडेंट वाली टेबल में, और उसको प्रिंट करके बता दो। ठीक है, इंग्लिश की तरह समझो इसको, अदरवाइज आप भूल जाओगे कमांड क्या होती है। सिलेक्ट करो जितनी भी सभी डाटा है हमारे स्टूडेंट वाली टेबल में, और उसको प्रिंट करके बता दो। करेक्ट, यही मैं यहाँ पर लिखूंगी अभी। अब वैसे तो ये वाली जो कमांड होती है ना, वो सिलेक्ट कमांड का पार्ट है, बट मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया इंसर्ट में, क्योंकि जब भी आप इंसर्ट वाले कमांड को यूज करोगे, कुल मिला के जब भी इंसर्ट करोगे, ऐड करोगे अपना डाटा अपने टेबल में, उसके बाद आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो डाटा। तो आपने ऐड कर भी दिया, उसके बाद अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या सेंस बनता है। करेक्ट, वेरीफाई करना तो जरूरी है, तो इसलिए आपको यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अदरवाइज ये जो पार्ट है वो सिलेक्ट कमांड का पार्ट है। देखो यहाँ पर भी मैंने इसीलिए लिखा है डबल बार। बाकी कमांड हम बाद में देखेंगे, एक बार इसको लिख कर देख लेते कि कैसे काम करता है ये। देखो सिलेक्ट लिखा, उसके बाद स्टार फ्रॉम, और अपनी जो टेबल है ना उसका नाम लिख दो आप। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या है हमारा डाटा और कैसे प्रिंट हो रहा है। देखिए हमारी टेबल यहाँ पर बनकर आ गई है। कितने कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज और कोर्स है, और उसमें हमने डाटा कितना ऐड करा है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद राहुल है, 21 है, और डाटा साइंस कोर्स है। सो आई होप समझ आ ही गया होगा कैसे काम करता है ये। अब सिलेक्ट की जो बाकी कमांड है वो हम बाद में यूज करेंगे, अभी जो रिमेनिंग है ना इंसर्ट की, वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम सिलेक्ट पर आएंगे। तो ये वाली कमांड तो हमने देख ली कि कैसे आप एक सिंगल रो को इंसर्ट कर सकते हो अपने टेबल में। अब अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो कॉलम्स के साथ, अभी क्या कर रहे थे, हमने कॉलम का नाम नहीं लिखा था, हाँ सिर्फ रोज को इंसर्ट कर रहे थे, और ऐसे भी काम कर जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बट अगर आप ना कॉलम का नाम भी साथ में लिख दोगे और फिर इंसर्ट करोगे ना डाटा, ज्यादा बेहतर रहता है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। क्योंकि हम साथ साथ में देख रहे हैं ना कि अच्छा 4 कॉलम से और 4 ही डाटा ऐड करना है, और कौन से वाले कॉलम के लिए कौन सा वाला डाटा ऐड करना है, ये आसानी हो जाती है हमारे लिए, इसीलिए। तो देखिए अगर आप साथ में कॉलम को भी इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वैल्यूज के पहले और अपनी टेबल के नाम के बाद में आपको इसको लिखना होता है। ठीक है, जितनी भी आपने बनाए हैं ना कॉलम्स, वो सब यहाँ पे दे दो। सबसे पहला कॉलम क्या है हमारा, स्टूडेंट आईडी है, करेक्ट। अब सेकंड वाला कॉलम क्या था हमारा, नेम था, तो वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद थर्ड कॉलम क्या है, एज है, वो हमने दे दी। और फोर्थ कॉलम क्या है हमारा, जो कि है कोर्स, वो हमने दे दिया। देखिए हमारा पूरा काम हो गया। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। अब इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए आ गया है, क्योंकि पहले से डाटा ऐड था और हमने फिर से वाली कमांड चला दी, इसलिए 2 बार डाटा आ गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मुझे आपको समझाना था कैसे काम करता है ये। ओके, तो अब नेक्स्ट कमांड है हमारी इंसर्ट मल्टीपल रोज। अब अभी तक क्या कर रहे थे हम, 1 टाइम पे 1 रो को ही इंसर्ट कर रहे थे, करेक्ट। अब ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा ये। तो इससे तो बेहतर है कि एक ही टाइम पे अगर हमें 10 रोज में डाटा ऐड करना है तो कर सकते हैं एक साथ ही। बार बार कमांड लिखने की जरूरत क्या है और बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत क्या है, करेक्ट। तो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इस वाले क्वेरी को हम यूज करेंगे या कमांड को यूज करेंगे, कैसे करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना एज इट इज, इसी वाली कमांड को आप कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर, करेक्ट। अब इसके बाद इस वाले डाटा को हम हटा देते हैं, अदरवाइज ना वो जो राहुल वाला जो था पूरा डाटा वो फिर से ऐड हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो ऐड हो।
तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और नया डाटा ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, उसके बाद नाम हम यहाँ पर नेहा दे देते हैं, करेक्ट। अब इसके बाद एज 22 दे देते हैं और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस दे देते हैं, करेक्ट। अब इसके बाद सेमीकोलन, देखिए 1 सिंगल डाटा तो ऐड हमने कर दिया। अब आप सब सोच रहे होंगे ये एरर क्यों बता रहा है, जो कि कमांड तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गए। आप अगर कोई सी एक कमांड चला रहे हो, जैसे हमने ये वाली चलाई तो सेमीकोलन नहीं लगाया था, फिर भी वो इंसर्ट कर रहा था डाटा, करेक्ट। बट जब आप दूसरी कमांड लिखोगे ना, तब उसको शायद ये लग सकता है कि पहली वाली कमांड खत्म नहीं हुई है और आपने दूसरी लिख दी है। सेमीकोलन आपको लगाना होगा। देखो एरर हट गया यहाँ से, समझ आ गया होगा आपको। चलिए ये भी हमारा काम हो गया। तो फर्स्ट डाटा तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब अगर आपको मल्टीपल रोज का डाटा यहाँ पर ऐड करना है तो आप कॉमा लगाओ और अब आप मल्टीपल रोज का डाटा यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इसके बाद नाम हम यहाँ पर प्रिया दे देते हैं। अब उसके बाद एज यहाँ पर 24 दे देते हैं और सब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हो आप। चलिए अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखो एक ही टाइम पे ये 2 रोज को इंसर्ट कर देगा। आप चाहो तो 4 रोज भी लिख सकते हो, 10 रोज भी लिख सकते हो, एज इट इज। मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि मल्टीपल रोज को कैसे ऐड किया जाता है एक ही टाइम पर, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये भी हमारा काम हो गया। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये 2 तो हमने पहले इंसर्ट कर दिया था, उसके बाद नेहा का भी इंसर्ट हो चुका है, प्रिया का भी इंसर्ट हो चुका है सही से। अब देखो नेक्स्ट है हमारी फेच स्पेसिफिक कॉलम। अब भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है हमें इस तरह की कमांड की। अभी तक हमने क्या करा, जब भी हमने इंसर्ट करा है डाटा अपने टेबल में और इस वाली कमांड को चलाया है, तो इसने अपने पूरी टेबल का डाटा शो करा है। हमें पूरी टेबल का डाटा चाहिए ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मेरा कोई सा एक शॉपिंग का ऐप है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। मुझे सिर्फ इसका डाटा चाहिए कि कौन सा वाला प्रोडक्ट कौन से वाले महीने में बिका है और कितना प्राइस था उसका। सिर्फ 2 टेबल का डाटा चाहिए, 2 कॉलम का डाटा चाहिए, पूरी टेबल का डाटा नहीं चाहिए। उस कंडीशन में हम इस वाले कॉलम को यूज कर सकते हैं। मैं क्या बोलूंगी, जो प्राइस वाला कॉलम है उसका डाटा फेच करके ला दो मेरे पास, और जो प्रोडक्ट का जो नाम लिखा है जिस कॉलम में उसका डाटा फेच करके ला दो, बाकियों को रहने दो। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो मैं चाहती हूँ कि एक तो कोर्स का डाटा आ जाए और एक नेम का डाटा आ जाए, बाकी ये जो आईडी है, एज है, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। अब यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं कि जो हमारी रियल टेबल है वहां से भी डाटा हट जाएगा, नहीं हटेगा। सिर्फ जो हम शो करवा रहे हैं ना, वेरीफाई करा रहे टेबल आ रहा है, इस वाले क्वेरी को चलाकर उस टाइम पर नेम का डाटा आएगा और कोर्स का डाटा आएगा, बाकी एज और आईडी वाला डाटा हट जाएगा। ओके, सबसे पहले सिलेक्ट लिखना, उसके बाद जो भी कॉलम्स के आपको डाटा की जरूरत है उनका नाम लिख दो। मुझे नेम चाहिए, उसके साथ साथ कोर्स का भी डाटा चाहिए। अगर आप एज चाहते हो तो एज लिख सकते हो, एज योर विश। ओके, अब फ्रॉम कौन सी वाली टेबल में से आप डाटा को फेच करवाना चाहते हो वो आप लिख दो। तो हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब सिर्फ वही डाटा आएगा जो हम चाहते हैं, नेम और कोर्स का। देखिए नेम वाला कॉलम आ गया और कोर्स वाला कॉलम आ गया, और बाकी जो एज था, आईडी था, वो सारा हट गया है। आई होप समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट कमांड है हमारी अलाइज। अब अलाइज आप बोल लीजिए या फिर एज बोल लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही, क्योंकि हम कमांड में एज लिखते हैं। इसको कब यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्कीमाज में देखना, टेबल में हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है और इसमें इतने सारे कॉलम्स है। अगर आप किसी भी कॉलम का नाम टेम्परली चेंज करना चाहते हो तब आप अलाइज वाली कमांड का यूज कर सकते हो। टेम्पररी से मेरा मतलब है कि यहाँ पर स्कीमाज में उसका नाम चेंज नहीं होगा, टर्मिनल पर ही चेंज होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ, मैं चाहती हूँ यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उसको, पहले तो कमांड लिखेंगे, उसके बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पर आ जाएगा डिग्री लिखा हुआ, बट स्कीमाज में कोर्स ही रहेगा। ओके, कैसे काम करता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको आप सबसे पहले लिखो सिलेक्ट, उसके बाद जिस भी कॉलम का नाम आप चेंज करना चाहते हो, नेम का नाम चेंज करना चाहते हो या फिर कोर्स का, चलिए कोर्स का ही चेंज कर लेते हैं। कोर्स लिख दो। अब इस नाम को चेंज करने के बाद आप कौन सा नाम चाहते हो उसकी जगह पर, कोर्स की जगह पर मैं चाहती हूँ कि डिग्री लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने यहाँ पर डिग्री लिख दिया है, करेक्ट। फ्रॉम, अब अपने जो टेबल का नाम है वो लिख दो। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। ये देखिए नाम चेंज होकर आ गया, डिग्री आ गया यहाँ पर, बट यहाँ पर कोर्स ही है। भले मैं इसको अगर रिफ्रेश भी कर देती हूँ ना तो देखना कोर्स ही रहेगा। देखिए कोर्स ही है, डिग्री नहीं हुआ है, तो मतलब ये टेम्परेरी नाम चेंज कर रहा है, परमानेंटली नहीं चेंज कर रहा है। अब जो नेक्स्ट वाली हमारी कमांड है वो है डिस्टिंक्ट। अब इसका काम क्या होता है, देखो अगर आपको कोई से भी कॉलम का, मैं कॉलम या फील्ड बोल रही हूँ, हाँ ध्यान से सुनना, किसी भी कॉलम का या फिर फील्ड का आपको यूनिक डाटा चाहिए तब आप इस वाली कमांड को यूज करो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक कमांड को रन करके बताती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। इस वाली कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं जिससे कि हमारी टेबल शो हो जाएगी, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ना राहुल वाला डाटा डुप्लीकेट है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी में भी डुप्लीकेट है, नेम में भी डुप्लीकेट है, एज में भी डुप्लीकेट है और कोर्स में भी डुप्लीकेट है।
कुल मिला के पूरी रो ही डुप्लीकेट है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप जिस भी कॉलम का नाम लिख देते हो उसकी यूनिक वैल्यूज ही शो होगी, डुप्लीकेट्स नहीं होगी। तो मतलब राहुल एक बार ही लिखा हुआ आएगा, नेहा एक बार आएगा और प्रिया एक बार आएगा। टोटल 3 डाटा आएगा आपके पास। अगर आपने एज वाले कॉलम को सिलेक्ट करा तो 21 एक बार आएगा, 22 एक बार आएगा, 24 एक बार आएगा। अगर कोर्स को सिलेक्ट करा तो डाटा साइंस CS बीटेक, जो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगी ना वो हट जाएगी। अब आप कोई से भी कॉलम को यहाँ पर लिख सकते हो और एक से ज्यादा कॉलम को भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे इसको यूज करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखो सिलेक्ट। सिलेक्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद अब डिस्टिंक्ट, अब कौन से वाले कॉलम पर आप काम करवाना चाहते हो, मतलब कौन से वाले कॉलम का आप यूनिक डाटा चाहते हो। तो जितनी भी रोज होंगी ना उस कॉलम में सबका डाटा आ जाएगा, बस डुप्लीकेट को हटाकर। ओके, अब फ्रॉम और फिर स्टूडेंट्स, आप चाहो तो यहाँ पर एक से ज्यादा भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। और सिंगल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, हाँ, एज योर विश। देखिए, कोर्स में भी जो यूनिक डाटा था वो आ गया, डाटा साइंस, CS और बीटेक, और एज में भी 21, 22, 24 आ गया। अगर आप और को भी सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि नेम भी चाहते हो, तो हम यहाँ पर नेम भी लिख सकते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। तो देखिए, राहुल, नेहा, प्रिया और डाटा साइंस, CS और बीटेक। और अगर आप पूरी टेबल को चाहते हो तो सारे कॉलम्स का भी नाम लिख सकते हो, हाँ, एज योर विश। अब देखो, ये जो भी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ ना, अलग अलग तरीके से, ये आप सारे कमांड्स पे ट्राई करके देखो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा डाटा एनालिस्ट यूज केसेस, मतलब डाटा एनालिस्ट में ये सारी चीजें यूज कैसे होती है। डाटा एनालिस्ट है, डाटा पे तो काम होगा वहां पर। तो अगर आपको फेच करना है डाटा तो आप ये सारी कमांड्स का यूज कर सकते हो। MySQL की जरूरत पड़ती है वहां पर, AML में भी पड़ती है। उसके बाद अगर आपको एनालाइज करना है ट्रेंड, आपके पास बहुत बड़े लेवल का डाटा है। मेरी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें मैं प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च है, मुझे सेकंड प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड लॉन्च करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो पहले का डाटा है मेरे पास कस्टमर का, उसको मैं एनालाइज करूंगी पांडास को यूज करके, मैटप्लॉटलिब को यूज करके। उसके बाद एक डिसीजन लूंगी और फिर सेकेंड वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगी, अगर मुझे सही लगेगा तो। अब ये सारे डाटा को एनालाइज किया कैसे जाता है, इसको ग्राफ्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डाटा है तो कैसे एनालाइज किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने नंपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब में समझाई है। उन तीनों का कोर्स आपको मिल जाएगा चैनल पर, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई सी भी लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझसे पूछ लेना। वैसे जो प्लेलिस्ट है ना हमारी मेन प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क मी। ओके, ये सारी चीजें फॉलो करो, आप डाटा साइंस बहुत अच्छे से समझ जाओगे, डाटा एनालिस्ट भी सीख जाओगे, AML भी सीख जाओगे। ओके, चलिए अब उसके बाद हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, एक मिनी प्रोजेक्ट मैं खुद बनवा रही हूँ, बट ये वाला आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। इसमें है क्या, क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल। आपको एक एम्प्लॉय की टेबल बनानी है, जैसे हमने अभी स्टूडेंट की बनाई थी। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का डाटा दिया था, यहाँ पर आप एम्प्लॉय का डाटा दे देना, उसकी ID, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, कौन सी पोस्ट पर है वो, कौन से डेट पर उसने ज्वाइनिंग करी थी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो एज अ विश। डेट और ये सारे डाटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको मिनी प्रोजेक्ट में सिखा दूंगी, डोंट वरी। अब उसके बाद इंसर्ट 3 एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, आप यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स ऐड कर देना, कुल मिला के डाटा ऐड कर देना एज रोज। ओके, उसके बाद आपको फेच कराना है, जो मैंने अभी आपको सारी कमांड सिखाई है उनको यूज करके। अब एक मिनी प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इन सभी पे पहुंचेंगे कि कीज क्या होती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रोजेक्ट नेम है हमारा क्विक बाइट फूड डिलीवरी सिस्टम। एक फूड डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास डाटा रहेगा, 2 टेबल्स रहेगी। सबसे पहले टेबल हमारी रहेगी कस्टमर्स की, जिसमें कस्टमर का डाटा होगा, ठीक है। अब कस्टमर का किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है, कि उसका नाम क्या है, सिटी क्या है, उसकी ईमेल ID क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किस टाइम पर उसने ऑर्डर दिया है, ये सारी चीजें हो सकती है कस्टमर में। अब हम क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हैं वो हम देख लेंगे जब बनाएंगे। उसके बाद ऑर्डर में क्या हो सकता है, किस टाइम पर ऑर्डर दिया है, क्या प्राइस का ऑर्डर आया है हमारे पास, करेक्ट, तो ये हो सकता है। और ऑर्डर किस चीज का है वो भी हो सकता है, जैसे कि फूड डिलीवरी सिस्टम है तो उसने पिज्जा ऑर्डर किया है, बर्गर ऑर्डर किया है, कुछ और ऑर्डर किया है, वो सारी चीजें हो सकती है। और डिलीवरी ट्रैकिंग वो भी सेम ही हो गया, उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। हम टोटल 2 टेबल्स बना के देख लेते हैं, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आप 3 भी बना सकते हो। हाँ, मैं आपको वर्बली साथ साथ समझाती जाऊंगी, सो डोंट वरी। चलिए हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक डाटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। अब डाटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया, हमेशा वही यूज करना, ठीक है। इफ नॉट, अगर इस नाम से डाटाबेस नहीं एग्जिस्ट करता है तभी आप क्रिएट करो, अगर करता है तो मत करो, ठीक है, ताकि एरर ना आए हमें। क्विक बाइट DB, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नाम हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। ओके, आप कुछ और फूड डिलीवरी सिस्टम दे देना है, फूड भी दे देना, इट्स ओके, ठीक है, मैंने ही दे दिया। अब इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हमारा DB क्रिएट हो जाए। यहाँ पर रिफ्रेश, देखिए हमारा DB क्रिएट हो चुका है, ये रहा यहाँ पर। ओके, चलिए अब इसके अंदर हम टेबल्स बनाना स्टार्ट करेंगे।
आपको डाटाबेस शो करने का तो मैंने क्वेरी समझाई दी थी, तो मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट बनवाना, आपको अलग अलग चीज़ें नहीं समझाऊंगी क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है कि शो कैसे करते हैं डाटाबेसेस, तो शो डाटाबेस वाली कमांड चला देना, दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर दो टेबल हम बना रहे हैं। सबसे पहली हो गया हमारे कस्टमर की और सेकेंड टेबल हो गया हमारी ऑर्डर्स की। कस्टमर की टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब कस्टमर, अब कस्टमर आईडी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ हम डाटा टाइप्स लिख रहे हैं कि किस टाइप का डाटा हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। तो कस्टमर आईडी में तो इन टाइप का डाटा होगा ऑब्वियसली। सेकंड है हमारा नेम, हमारी फील्ड का नाम है नेम। अब इसमें होगा वेरकेयर नाम का डाटा। के बाद होगा सिटी, तो सिटी में भी आप वेरकेयर ही ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सिटी हटा ही देते हैं क्योंकि वेरकेयर वाला डाटा टाइप हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपको अलग अलग तरीके के डाटा टाइप समझाने, सिर्फ इसीलिए मैं वाला प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ आपसे। बिगिंट, क्योंकि हमने अभी तक के बिगिंट को यूज नहीं करा है, क्योंकि फोन नंबर काफी बड़े लेवल का डाटा हो जाता है ना, बहुत सारे नंबर्स होते हैं उसमें, 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम बिगिंट यूज कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब क्रिएटेड एट, तो यहाँ पर ना हमें टाइम को स्टोर करना है। अब देखो टाइम को कैसे स्टोर करोगे, टाइम स्टैम्प के नाम से। टाइम स्टैम्प जो डाटा टाइप मैंने आपको समझाया था ना कि जो भी अभी करंट टाइम होगा ना, ये उसको शो करवाएगा, इसीलिए। तो जिस भी टाइम पे कस्टमर एंटर हुआ है या फिर जिस भी टाइम पे उसने ऑर्डर दिया है, कुल मिला के उसका डाटा आप हमें शो करवा दो, सिंपल। चलिए, हमारी सबसे पहली टेबल तो बन चुकी है। अब सेकंड टेबल हम बना लेते हैं, जो कि होगी हमारी ऑर्डर्स के नाम से। सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा ऑर्डर आईडी। करेक्ट, अब इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो होगा इंट, ये भी हमने देख लिया है। अब उसके बाद जो डाटा ऐड होगा वो होगा कस्टमर आईडी। अब आप सब सोच रहे होंगे कस्टमर आईडी तो उसमें भी है इसमें भी है, हाँ बिल्कुल है। अब इसमें ना एक चीज बहुत अच्छी है सीखने के लिए, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी शायद थोड़ा सा एडवांस हो सकता है ये आपके लिए, इसीलिए हम आगे समझेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप प्रोजेक्ट को समझ लो। फिर है हमारा अमाउंट, तो अमाउंट में डबल आएगा क्योंकि पैसा है ये। जो भी वैल्यू होगी डेसिमल के बाद वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, चेंजेस नहीं आने चाहिए उसमें कुछ भी, इसीलिए। अब ऑर्डर डेट, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, चलिए डेट भी दे देते हैं हम यहाँ पर। करेक्ट, देखिए वो हमने यहाँ पर दे दी है। अब ना ये डाटा टाइप और ये दोनों अलग लग रहा है, इसीलिए बस। ठीक है, अब अगर आप इसको ऑल्टर करना चाहते हो तो ऑल्टर भी कर सकते हो। देखो मैंने ये वाली ऑल्टर वाली कमांड ना पहले समझाई थी कि ऑल्टर तब यूज किया जाता है जब आपको कुछ मॉडिफाई करना हो। एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, बट अगर आप इस टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हो, उसमें कुछ और भी डाटा टाइप और फील्ड को ऐड करना चाहते हो, तब आप ऑल्टर का यूज कर सकते हो। कैसे ऑल्टर का यूज करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। देखो ऑल्टर लिखो, उसके बाद जिस भी टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हो, मतलब कुल मिला के उसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हो, उस टेबल का नाम लिख दो, जो कि हमारी है CUST। अब इसके बाद ऐड, ऐड लिखो। अब ये वाला जो ऐड लिखा है ना हमने ADD, ये ऐड कर देगा। अब कौन सी वाली फील्ड को आप ऐड करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, वो आप लिख दो। तो मैं ना ईमेल वाली फील्ड को ऐड करना चाहती हूँ, ताकि ईमेल का कॉलम भी ऐड हो जाए इस टेबल में। अब उस ईमेल में किस टाइप का डाटा होने वाला है, तो वेयर केयर का होगा यहाँ पे डाटा, और इसकी भी मैं एंड पॉइंट 100 दे रही हूँ। करेक्ट, चलिए हमने ये सारा काम कर दिया, अब एग्जीक्यूट करवा दें, अब सही से काम करेगा ये। देखिए रिफ्रेश ऑल, ये आ गई हमारी दो टेबल। पहली आ गई CUST कस्टमर की, और सेकंड आ गई हमारी ऑर्डर्स की। करेक्ट, और देखो यहाँ पर कॉलम्स भी ऐड हो गए हैं, कस्टमर आईडी, नेम, फोन और क्रिएटेड ऐड। और देखो मैंने ईमेल तो एंड में ऐड करा है यहाँ से ऑल्टर को यूज करके, तो वो भी ऐड हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पर है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट और ऑर्डर डेट। करेक्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इसमें इंसर्ट करने का डाटा। अब आप इंसर्ट कर लो इसमें डाटा। सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे कस्टमर वाले टेबल में। एक से ज्यादा आप रोज वन टाइम पे भी ऐड कर सकते हो, तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला तो हमारा कस्टमर आईडी है, जिसका नंबर मैं 1 दे रही हूँ। उसके बाद नेम है, तो वो मैं यहाँ पर प्रिया दे रही हूँ। उसके बाद फोन नंबर है, तो वो भी हम दे देते हैं। अब उसके बाद है क्रिएटेड एड, तो हम यहाँ पर हमें टाइम स्टैम्प चाहिए कि अभी करंटली टाइम क्या हो रहा था। हम टाइम नहीं बताएंगे उसको, यहाँ पर नाउ लिख देंगे। नाउ का काम होगा जो भी अभी करंट टाइम चल रहा है ना वो बता दे। तो ठीक है जी, वो भी हमारा काम हो गया। चलिए, हमारा सबसे पहला वाला जो रो थी उसका डाटा तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सेकेंड रो का भी आप डाटा ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। चलिए सेकेंड रो का भी हम ऐड कर ही देते हैं, 2। उसके बाद नेहा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद फिर से नाउ,
क्योंकि अभी जो भी करंट टाइम चल रहा है ना उसी को आप शो कराओ। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि सही से डाटा ऐड हो गया है क्या। इसने एरर क्यों बता दिया है? इसने एरर बताया कॉलम काउंट डजंट मैच। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल भी तो ऐड कर दिया था, ईमेल वाला डाटा तो हमने दिया ही नहीं है। करेक्ट, तो ईमेल किसके बाद है? लास्ट में है, तो यहाँ पर ईमेल का भी डाटा आपको देना पड़ेगा। कुछ भी आप दे सकते हो हाँ ईमेल में, एज योर विश। मैं भी ऐसे ही दे देती हूँ यहाँ पर। देखिए अब सक्सेसफुल आ गया। अब इसके बाद इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए दोनों डाटा ऐड हो चुका है हमारी टेबल में। ये देखो करंट टाइम बता रहा है बिल्कुल, आज 20 फेब है 2026 और अभी रात का बज रहे हैं 8:54। ठीक है, तो बिल्कुल सही टाइम बता रहा है। अब देखो ऑर्डर्स वाली टेबल के लिए हम यहाँ पे डाटा दे देते हैं। हमेशा काउंटिंग का ध्यान रखना, कितने कॉलम्स आपने क्रिएट करे उस हिसाब से डाटा देना। तो ऑर्डर आईडी का मैंने यहाँ पर 1 दे दिया है, उसके बाद कस्टमर आईडी का भी यहाँ पर मैंने 1 दे दिया है। उसके बाद जो अमाउंट है वो है 455 या 433, चलिए ठीक है। अब उसके बाद ऑर्डर डेट हमें प्रिंट करानी है, तो या तो आप वो टाइम स्टैम्प वाला यूज़ कर सकते हो, तो अभी करंट टाइम और डेट बता देगा। और अगर आपको डेट यूज़ करनी है तो फिर आप डेट दे दो यहाँ पर, कितनी डेट है आज, तो 2026 है अभी, और 02 और 20, एज योर विश, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो लिख सकते हो यहाँ पर। अब अभी हमने ना कौन सी चीज़ का ऑर्डर आया वो वाला हमने यहाँ पर कॉलम नहीं बनाया था, आप चाहो तो बना लेना, तो उसमें आप पिज़्ज़ा बर्गर और ये सारी चीज़ें दे सकते हो। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम एक बार। तो देखो इसको एग्जीक्यूट कर लिया हमने। अब इसके लिए भी हमें यहाँ पर लिखना होगा, कस्टमर है तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिख देते हैं। अब इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही डाटा आ गया है यहाँ पर। ओके, मैंने 2 से 3 बार चला दिया था इसको, इसीलिए इसने 2 से 3 बार ऐड कर दिया डाटा, बट इट्स ओके। अब देखो हमने प्रोजेक्ट तो सीख लिया कैसे काम करता है, ये कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप से डाटा टाइप्स भी देख लिए, ऑल्टर वाला भी हमने देख लिया कैसे काम करता है क्वेरी। अब अगर आप इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम का डाटा फेच करवाना चाहते हो तो वो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, वो वाले कमांड्स को आप यूज़ कर लेना। तो नेम का भी आ जाएगा डाटा कस्टमर में से, और अगर आप प्राइस चाहते हो तो वो आ जाएगा, टाइम चाहते हो तो वो आ जाएगा, जिस भी हिसाब से आप उसको यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अलाइज को यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो, डिस्टिंक्ट को यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने 4 टाइम्स डाटा ऐड कर दिया, डिस्टिंक्ट को यूज़ करके सिर्फ यूनिक डाटा आ जाएगा आपके पास। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है कीज एंड कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ से हमारा एडवांस पार्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी तक के हम बेसिक पार्ट पे थे, इसीलिए ध्यान से देखना इसको। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है सबसे पहले उससे देख लेते हैं, क्योंकि कीज उसी का पार्ट है, उसके बाद हम उस पर आएंगे। अब कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कोई लिमिट लगाना या फिर कोई रूल लगाना। एग्जाम्पल हम वोट देते हैं, गवर्नमेंट ने एक रूल लगा रखा है कि अगर आपकी एज 18 है या फिर 18 से अबव है तो ही आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। ये रूल है, ये लिमिट है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको कॉन्स्टेंट्स लगाना है तो मतलब आप एक रूल लगा रहे हो, एक लिमिट लगा रहे हो, किस पे? कॉलम पे रूल लगा रहे हो, लिमिट लगा रहे हो। अब जब भी आप उस कॉलम में डाटा ऐड करोगे एज रिकॉर्ड्स, तब उन सभी डाटा को, रिकॉर्ड्स को ये वाला रूल या फिर लिमिट फॉलो करनी ही होगी। अगर नहीं करती तो फिर एरर बता देगा। देखो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है, उसमें डाटा ऐड होता है, जो रिकॉर्ड्स ऐड होते हैं वो एज रोज होते हैं। तो रोज में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सभी को वो रूल फॉलो करना होगा जो हमने लिमिट लगाई है कॉलम पर। आई होप इतना पार्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। एडवांस पार्ट है इसीलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखो कैसे लिमिट होती है और कैसे रूल्स होते हैं वो भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस वाली टेबल को इग्नोर करना, सिर्फ इतना पार्ट देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने डाटाबेस क्रिएट करा है, उसी को यूज करा, और यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी है कोर्सेज के नाम से। उसमें हमने 2 कॉलम्स दिए, फर्स्ट है कोर्स आईडी, सेकंड है कोर्स नेम। उसमें डाटा भी ऐड कर दिया है इंट और वेरिएबल के नाम से, ठीक है। अब अगर हमें कॉन्स्टेंट्स लगाना है इनके ऊपर, तो कहाँ पर लगाओगे कॉन्स्टेंट्स? जहाँ पर आपने कॉलम का नाम लिखा है, उसके बाद डाटा टाइप का नाम लिखा है, डाटा टाइप के बाद आपको वाली लिमिट लगानी है या फिर कॉन्स्टेंट लगाना है। मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा दिया प्राइमरी की। अब ये रूल हो गया, लिमिट हो गई है। अब जो जो भी रूल्स ये प्राइमरी की में लिखे गए हैं वो सारे इस कोर्स आईडी को फॉलो करने ही पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मैं कोर्स नेम में भी एक रूल लगा देती हूँ, नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब होता है कि कोई सी भी वैल्यू जो रिकॉर्ड्स उसमें ऐड होंगे कोर्स नेम में, नल नहीं हो सकते, खाली नहीं हो सकते, कोई वैलिड वैल्यू वहाँ पर मौजूद होनी ही चाहिए। तो ये मैंने एक लिमिट लगाई, रूल लगाया है जो कोर्स नेम को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। अभी फिलहाल ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी टाइप्स ऑफ कीज में। फिलहाल के लिए बस इसको एक रूल समझ लो, प्राइमरी की और नॉट नल में जो भी रूल लिखा गया है वो सारा इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इतना पार्ट हमने समझ लिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने कॉन्स्टेंट लगाया जो कि यूनिक और डिफॉल्ट, ये हम आगे समझेंगे। बट ये एक रूल है, लिमिट है जो ईमेल को फॉलो करना होगा,
डिफ़ॉल्ट वाले में भी जो रूल होगा या फिर जो भी लिमिट होगी वो इस कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतना पार्ट तो हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब आते हैं हमारे मेन वाले पेज पे जहाँ पर हमने नोट्स लिखे हैं। अब देखो की पर आते हैं हम कि कीज़ का मतलब क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। कीज़ के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की है, यूनिक की है, फॉरेन की है, कंपोजिट की है। सबको वन बाय वन सीखेंगे हम। और कुछ कीज़ होती हैं जो हमें लिखना पड़ता है एज कॉन्स्टेंट्स। देखो जैसे हमने यहाँ पर प्राइमरी की लिखा ना, लिखा है एज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कुछ कीज ऐसी होती है जिसको आपको लिखना नहीं पड़ता है, जो कि है कैंडिडेट की। आप लिखोगे नहीं वहां पर कैंडिडेट की, हम सिर्फ अज्यूम करेंगे कि वो एक कैंडिडेट की होती है। अब हमारे इनिशियल वाले पे आते हैं और देखते हैं कि कीज का मतलब क्या होता है। A key is a column or a set of columns used to identify records uniquely, create relationship between tables। ठीक है, इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि एक कॉलम होता है या फिर सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम अज्यूम कर सकते हैं एज ए की। ओके, देखो हमारी एक टेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली हमारी टेबल है, ये भी एक की है, ये भी एक की है, ठीक है, ये भी एक की है, ये वाली सेकेंड टेबल है, ये भी एक की है, ये भी एक की है। बस डिफरेंस है कि कौन सी वाली कौन सी की है, क्योंकि सब में अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर ये वाला जो डाटा है उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब हम उसे की बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने प्राइमरी की लिया था, प्राइमरी की में रूल होता है कि डाटा एक तो नल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मुझे एग्जाम्पल इससे बताओ, कोर्स आईडी से, क्या यहाँ पर नल डाटा है? कहीं पर भी, कहीं पर भी खाली नहीं है, वैलिड वैल्यूज मौजूद है। सेकेंड प्राइमरी की का रूल होता है कि डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिक है 101, 102, 103 बिल्कुल है, ठीक है, ये हो सकता है मतलब प्राइमरी की। और थर्ड रूल प्राइमरी की का होता है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मतलब आप एक ही कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 कॉलम से आपके टेबल में तो आप 10 को बना दोगे, नहीं, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। तो ठीक है, देखो ना, ये सारे रूल तो फॉलो कर रहा है कोर्स आईडी। एक तो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज भी है, करेक्ट, डुप्लीकेट्स नहीं है, मतलब उसके साथ साथ नल वैल्यूज भी नहीं है, और हम इसे प्राइमरी की बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते पर, ठीक है। बट हाँ, कुछ रूल्स अगर दूसरे कॉलम्स भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे कॉलम्स में भी ऐसा डाटा है जहाँ पर नल वैल्यूज नहीं है, यूनिक वैल्यूज है, करेक्ट, और वो भी प्राइमरी की बनाई जा सकती है, बट हम दो को तो बना नहीं सकते, तो उसको एक काम करेंगे, हम कैंडिडेट की बना देंगे, ठीक है। अब कैंडिडेट की मैंने पहले से बोल दिया था कि आपको अलग से सिंटेक्स में लिखना नहीं होता। जब आप लिखते हो ना क्वेरीज, तब आपको लिखना नहीं होता है कैंडिडेट की है, आप अज्यूम करते हो कि वो कैंडिडेट की है, करेक्ट। अब कोई सी भी चीज़ अगर आपको यहाँ पर एडवांस लगती है ना, तो बैक करना, फिर से सुनना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा, करेक्ट। अब देखो इस वाले टेबल पर आओ, हमने इस वाले टेबल में तो देख लिया, ये वाली एक प्राइमरी की है, ओके। इस वाले टेबल पे कौन सी प्राइमरी की बन सकती है? स्टूडेंट आईडी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक वैल्यूज है, करेक्ट, नल वैल्यूज भी नहीं है, वैलिड वैल्यूज है। और इन सब में से ना एक ही प्राइमरी की बन सकती है। अब इस पे आते हैं, क्या ईमेल प्राइमरी की बन सकती है? हाँ बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी नल वैल्यू नहीं है, वैलिड वैल्यूज है, और डुप्लीकेट्स भी नहीं होंगे ईमेल में, तो ये भी प्राइमरी की बन सकती है। बट हम दो को तो प्राइमरी की बना नहीं सकते, तो एक काम करेंगे, हम इसको कैंडिडेट की बना देंगे और इसको प्राइमरी की बना देंगे। स्टूडेंट आईडी बन जाएगी प्राइमरी की, ईमेल बन सकता है कैंडिडेट की, इसको सिर्फ हम अज्यूम करेंगे, ओके। अब कोर्स आईडी पर आओ, क्या कोर्स आईडी प्राइमरी की बन सकती है? नहीं बन सकती है। कोर्स आईडी हालांकि है इसी का पार्ट, देखो ये वाला फर्स्ट टेबल है, ये वाला सेकंड टेबल है, और ये वाली कोर्स आईडी इस वाले टेबल का ही पार्ट है। देखो 101 पाइथन के लिए, 102 एसक्यूएल के, और 103 जावा के लिए। तो अगर हमने यहाँ पर 101 लिखा है मतलब राहुल का पाइथन कोर्स है, करेक्ट। 102 लिखा है मतलब प्रिया का एसक्यूएल कोर्स है। अमन के लिए 101 लिखा है मतलब इसका भी पाइथन कोर्स है, ठीक है। बट इस टेबल में तो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, डुप्लीकेट्स आ रहे हैं ना इस टेबल में, इस टेबल में भले ही नहीं आ रहे, बट यहाँ पर तो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, तो मतलब इसे हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, बट इसको फॉरेन की बना सकते हैं। देखो फॉरेन की का मतलब होता है कि पहले टेबल में या फिर कोई से भी एक टेबल में एक कॉलम प्राइमरी की है, जैसे कि इस वाले कॉलम में ये वाली चीज प्राइमरी की है, करेक्ट। वही दूसरे टेबल में जाके वो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है ना। अब देखो ये वाला भी एक टेबल है, ये वाला भी एक टेबल है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? कोर्स आईडी दिख रहा है, यहाँ पर भी कोर्स आईडी है, तो यही कॉमन फैक्टर है, तो यही फॉरेन की बन सकता है। फॉरेन की का सिंपल सा मतलब ये होता है, जो भी कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप बना रहा है दो टेबल्स के बीच में, उसी को हम फॉरेन की बना सकते हैं, अदरवाइज किसी और को नहीं बना सकते। अगर आप बोलो कि ईमेल को हम फॉरेन की बना सकते हैं, नहीं बना सकते, स्टूडेंट आईडी को भी फॉरेन की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉरेन की का रूल होता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउ है, आप डुप्लीकेट्स रख सकते हो। इसीलिए देखो यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, फिर भी हम इसको फॉरेन की बना सकते हैं। बट इसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एक पहली वाली टेबल में, किसी भी एक टेबल में, जब भी दो टेबल है, किसी भी एक टेबल में वो प्राइमरी की होना चाहिए, और वही दूसरी टेबल को जाके कनेक्ट कर रहा है। वहां पर डुप्लीकेट से ठीक है, बट वो जाके कनेक्ट कर रहा है, और पहले वाले में वो प्राइमरी की है, तब जब वो दूसरे टेबल में आ रहा है ना, हम उसको फॉरेन की बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ठीक है, हम यहाँ पे कोर्स आईडी को फॉरेन की बना देंगे, करेक्ट। यहाँ पर डुप्लीकेट्स भी अलाउड होगा, बट यहाँ पर भी वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए, हाँ इनवैलिड नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ना, थर्ड रूल है फॉरेन की का, वो समझ लो, इसको हमेशा याद रखना क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर यही गलती करते हैं। और वो रूल ये है कि जो डाटा हमारे पहली वाली टेबल में हमने रख रखा है, जिसको हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं, पहले वाले टेबल में वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा, सेकंड वाले में आके फॉरेन की होगा। यहाँ पर डाटा क्या है, 101 है, 102 है, 103 है, इसी में से डाटा होना चाहिए हमारी दूसरी टेबल में भी जब हम उसे फॉरेन की बना रहे हैं। दूसरा डाटा नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर 101 है, 102 है, 103 है, यहाँ पर आके आप 104 नहीं लिख सकते हो, 101, 2 और 3 में से ही कोई ना कोई डाटा होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 104 कर दिया तो मतलब वो रिलेशनशिप तो फाइंड कर ही नहीं पा रहा है, कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं ना। 104 आपने यहाँ लिख दिया पर वहां पर तो कोर्स नेम का आईडी था ही नहीं 104, ठीक है, तो यहाँ पर वो एरर बता देगा और वो फॉरेन की भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्या रूल्स बताया मैंने आपको प्राइमरी की के, फिर से रिकैप दे रही हूँ आपको, ठीक है। प्राइमरी की का पहला रूल होता है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होने चाहिए, आप एक टेबल में एक ही को प्राइमरी की बना सकते हो। दूसरा रूल है नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सेकंड आते हम कैंडिडेट की, आप किसको बना सकते हो, जब भी कोई दूसरे कॉलम्स भी प्राइमरी की के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं बट आप उसको फिर से तो प्राइमरी की बना नहीं सकते, तो उसको आप कैंडिडेट की बना दो, ठीक है, उसको सिर्फ अज्यूम करना, उसको लिखना नहीं है। और फॉरेन की और प्राइमरी की को आपको लिखना पड़ता है कॉन्स्टेंट्स, जब आप कोड लिखोगे, कोड आई मीन जब भी आप क्वेरीज लिखोगे तब आपको लिखना पड़ता है। फॉरेन की का रूल ये होता है, पहला रूल है कि ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, तो मतलब दो टेबल्स तो होगी ही होगी, ठीक है। अब जो भी पहली वाली टेबल है, दोनों में से एक टेबल में वो प्राइमरी की होना चाहिए और जब वो दूसरी टेबल में आएगा तब वही डाटा लाना चाहिए। डुप्लीकेट्स होंगे चलेगा पर डाटा वही होना चाहिए, दूसरा डाटा नहीं हो सकता, अदरवाइज एरर बताएगा। और फॉरेन की का एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे क्या भूलोगी नहीं। फॉरेन का मतलब क्या होता है, फॉरेनर जो दूसरी कंट्री से आए या फिर दूसरी कंट्री, करेक्ट, फॉरेन का मतलब यही होता है। तो वही देखो ना, यहाँ पर ये वाला जो डाटा हमने यहाँ पर लिखा है, देखो ये वाला जो डाटा हमने यहाँ पर लिखा है कोर्स आईडी इस वाले टेबल में, ये दूसरी वाली टेबल से ही तो आ रहा है, इस वाली टेबल से आ रहा है ना, तो ये फॉरेनर नहीं हो गया, फॉरेन की नहीं हो गया। जब भी कोई दूसरी टेबल का डाटा जो प्राइमरी की है जो हमारी टेबल में आ रहा है वो हमारी टेबल में आके बन जाएगा फॉरेन की, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि हमारी की में कोई प्राइमरी की का डाटा है वो दूसरी टेबल में जाके बन जाएगा फॉरेन की, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। फॉरेनर का मतलब यही होता है, हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो हम फॉरेनर होंगे ना उनके लिए, तो और जो दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आएंगे तो हमारे लिए फॉरेनर होंगे। वही मैंने आपको इसके थ्रू समझाया, सो आई होप समझ आ गया होगा। बहुत डिटेल में समझाया, हाँ, इसलिए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बहुत मेहनत लगती है यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो इस चैनल को ग्रो करवाओ, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़े से नोट्स भी हम पढ़ लेते हैं, आप पॉज करके रीड कर लेना, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्वेरीज लिखेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। की क्या होता है, कॉलम्स ऐसे सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसमें जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेंगे यूनिकली, यूनिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, वो की होता है। अगर रिलेशनशिप भी फाइंड कर रहा है तो वो भी की होता है। की के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि रूल्स मैंने आपको समझा दी, कैंडिडेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। ये सिर्फ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है जो की होती है, सभी कीज के रूल्स अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिकली, यूनिक फॉरेन की में नहीं होता है, सिर्फ प्राइमरी की में होता है, सिर्फ ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर कोई आपसे सिर्फ की का मतलब पूछे तो ये वाली डेफिनेशन देना, वही अगर कोई आपसे प्राइमरी की का मतलब पूछे, फॉरेन की का मतलब पूछे, कैंडिडेट की का मतलब पूछे, तब आप उस हिसाब से समझाना हमको, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या हो सकता है, आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है, वो भी यूनिक होता है, रोल नंबर भी यूनिक होता है, एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक होता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यूनिक होता है, ईमेल आईडी भी यूनिक होता है। अब देखो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की का मैंने आपको समझा दिया था कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में यूज होता है रिकॉर्ड्स को, ठीक है। नल वैल्यूज नहीं हो सकती यहाँ पर, सेकंड डुप्लीकेट्स भी नहीं होना चाहिए, और एक टेबल में आप एक ही कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हो। हाँ, एक और रूल भी होता है, चलो अभी समझा देती हूँ। ये तो रूल है कि आप एक टेबल में एक ही को प्राइमरी की बना सकते हो, बट अगर आपको दो को प्राइमरी की बनाना है तो एक रूल होता है या फिर एक सोल्यूशन है कि आप दो कॉलम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की जरूर बना सकते हो, ये दोनों कंबाइन हो गए और ये बन गया आपका प्राइमरी की। बट अगर आप ये बोलो कि कोर्स आईडी खुद में एक प्राइमरी की और कोर्स नेम अलग से प्राइमरी की है, तो ऐसा नहीं हो सकता, दो प्राइमरी की कभी नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे ना कि कोर्स आईडी यहाँ पर भी प्राइमरी की लिख दिया और वही चीज आपने यहाँ पर भी प्राइमरी की लिख दी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दो सेपरेटली आप प्राइमरी की नहीं बना सकते हो, दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बना सकते हो। आप ऐसे ब्रैकेट में लिखना कोर्स आईडी, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, कोर्स आईडी कॉमा लगा के कोर्स नेम लिख दो, उसके बाद दोनों कॉम्बिनेशन को आप प्राइमरी की बना सकते हो। बट अगर आप ये बोलते हो कि दो या तीन अलग अलग प्राइमरी की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद प्राइमरी की को लिखते कैसे वो मैंने अभी आपको बताया है, इसको हम हटा देते फिलहाल के लिए, है ना। इसको नल को भी अभी हटा दो, अभी सिर्फ हम प्राइमरी की को यूज करें। चलिए अब इसमें डाटा दे देते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉलम का नाम है वो क्या है, आईडी है, और सेकंड कॉलम का नाम क्या है, कोर्स नेम है।
आईडी में यहाँ पर 1 लिख रही हूँ और उसके बाद जो कोर्स का नेम है उसके लिए मैं AI लिख रही हूँ। करेक्ट। तो ये भी हमने डाटा दे दिया। आप एक से ज़्यादा डाटा भी दे सकते हो, हाँ, एज योर विश। चलिए एक से ज़्यादा ही डाटा दे देते हैं, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा। चलिए हमने 2 डाटा दे दिया और इंसर्ट हमें कराना है हमारे कोर्सेज वाले में, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे कोर्सेज लिखो। चलिए अब देखो फिर से समझा रही हूँ शॉर्ट में। इंसर्ट कराया हमने कोर्सेज वाले टेबल में, ये हमारे कॉलम्स थे, उसके लिए हमने वैल्यूज दे दी है और 2 रोज हमने इंसर्ट करवाए। चलिए अब इंसर्ट करवा लेते हैं हम। एग्जीक्यूट करा लिया। चलिए अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो डाटा यहाँ पर आ गया। कोर्स आईडी है 1 और 2 और AI है DS। चलिए जी ये भी हमने देख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू रख दूं तो क्या होगा, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। चलिए अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और इंसर्ट कराते हैं। देखो एरर बता दिया इसने, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की कोर्स प्राइमरी। प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है कि आप गलत एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो रहा है क्योंकि आपने तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट सेट करा है प्राइमरी की और उसमें रूल है कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं और आप तो डुप्लीकेट रख रहे हो, तो एरर बता रहा है ना। करेक्ट। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट नल कि वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर खाली प्लेस छोड़ दूँ दोनों में तो फिर क्या होगा। देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से ये भी हटा देते हैं। चलिए जी ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ। चलिए अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब क्या आएगा। यहाँ पर है देखो, यहाँ पर कोर्स नेम भी है और 2 ही कॉलम है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही कॉलम की एंट्री दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रूल लगाया कि नॉट नल होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, बट मैं दे नहीं रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो एरर आ गया, इतने में ही आ गया है, फील्ड कोर्स नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। देखो अब इसका मतलब क्या, एरर का मतलब समझो। क्योंकि डिफॉल्ट वाला जो कांस्टेंट मैंने आपको बताया था ना पहले, देखो यहाँ पर लगाया था डिफॉल्ट वाला। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई सी एम्प्टी स्पेस छोड़ दी गलती से या जानबूझ के, अगर आपने डिफॉल्ट लगा दिया वहाँ पर कि अगर मैंने एम्प्टी स्पेस छोड़ी है बट उसकी जगह पर आप डाटा साइंस लिख दो, तो यहाँ पर ना कोर्स नेम की जगह डाटा साइंस बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाता, भले मैं यहाँ एंट्री नहीं देती ना तो भी, और वो एरर भी नहीं बताता। बट मैंने ना यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दी है और यहाँ पर रूल लगा दिया कि नल नहीं होना चाहिए और मैं नल रख रही हूँ उसको, इसीलिए वो एरर बता रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आप एक डिफॉल्ट वैल्यू रख रहे हो, भले ही मैं जानबूझ के खाली स्पेस छोड़ूं या फिर गलती से छोड़ूं। अगर मैंने डिफॉल्ट में एक डाटा दे दिया है कि अगर मैं कभी भी डाटा नहीं दूं तो आप एक काम करना, वहाँ पे डाटा साइंस ऐड कर देना कोर्स नेम में, ठीक है। तो क्या करते, एरर नहीं बताता, डाटा साइंस ऐड कर देता और कॉलम में डाटा साइंस लिखा हुआ आ भी जाता। बट मैंने तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी है और खाली जगह भी छोड़ रही हूँ। यहाँ पर मैं रूल क्या सेट कर रही हूँ कि नल नहीं होना चाहिए और मैं नल रख रही हूँ उसको, इसीलिए वो एरर बता रहा है कि आपने डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी है, उसके साथ साथ आपने यहाँ पर रूल भी सेट करा है और खाली जगह आप छोड़ रहे हो, ठीक है। आई होप समझ आई गया होगा आपको। तो देखिए प्राइमरी की तो हमने समझ लिया, वैसे तो हमने वहाँ पर नॉट नल भी समझ लिया, बट एक बार शॉर्ट में बाद में भी देख लेंगे जब वो आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट की। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड आर कैंडिडेट की। अब आप पॉज करके इसको रीड कर लेना, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ जो मैं समझा चुकी थी। एक से ज़्यादा कॉलम्स है आपकी टेबल में और वो 3 से 4 कॉलम भी अगर प्राइमरी की के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वो कैंडिडेट की है। क्योंकि हम सभी को तो प्राइमरी की बना नहीं सकते, एक को प्राइमरी की बनाएंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, बट सभी को नहीं बना सकते, तो बाकियों को आप कैंडिडेट की एज्यूम कर लो। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ओनली 1 कैंडिडेट की सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, ओके। और यूनिक वैल्यूज अगर वो है तो स्टूडेंट आईडी ईमेल फोन, तो स्टूडेंट आईडी को आप प्राइमरी की बना दो और इन दोनों को आप कैंडिडेट की बना लो। अब इसको एज अ कॉन्स्टेंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं लिखी है। देखो नेक्स्ट है हमारा यूनिक की। अब इसका काम होता है कि ये यूनिक डाटा को एक्सेप्ट करता है, बट यहाँ पे नल वैल्यूज चलेगी। अगर आप खाली छोड़ दोगे ना तो चल जाएगा, बट वैल्यूज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब एक चीज़ ना बहुत अच्छी से मैं आपको समझाती हूँ जो शायद अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, पहली बार तो मुझसे भी हुई थी जब मैंने स्टार्ट करा था एसक्यूएल सीखना, इसलिए देखो यहाँ पर हमें यूनिक सेट करना है, तो किसी भी कॉलम को आप यूनिक सेट कर सकते हो। मैं इसको सेट कर देती हूँ, करेक्ट। अब मुझे बताओ, मैंने अभी कॉलम यूनिक सेट करा है, बट ये वाला टेबल हम पहले से एग्जीक्यूट कर चुके थे। अब अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट्स भी ऐड करोगे ना, देखो फिर से समझा रही हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट करा है, उसी को यूज करके ये वाला हमने टेबल क्रिएट कर लिया, डाटा दे दिया, और यहाँ पर मैं इंसर्ट करा रही हूँ कोर्सेज वाले टेबल में। इसी टेबल में कोर्स आईडी, कोर्स नेम और इसकी वैल्यूज है 1 2, तो ये प्राइमरी की के हिसाब से तो सही है, ठीक है। बट AI तो डुप्लीकेट हो रहा है, यूनिक नहीं। और मैंने तो यहाँ पर यूनिक लिखा था। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते थे क्योंकि हम ना पहले भी ऐड करवा चुके हैं ना, एक बार एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो ये एरर ना बता दे प्राइमरी की के लिए। हाँ, यही मुझे आपको मेन चीज़ बतानी थी कि अगर आपने कोई सा डाटा पहले लिखकर एग्जीक्यूट कर चुके हो तो वो डाटा तो टेबल में ऐड हो चुका है ना। अगर आप फिर से एग्जीक्यूट करोगे तब भी उस वाले रूल को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज वो एरर बता देगा।
तो अगर आपने यहाँ पर यूनिक लिखा है, यहाँ पर आपने यूनिक लिखा बाद में, बट पहले आप इस वाले टेबल को बिना यूनिक लिखे एग्जीक्यूट कर चुके थे, डाटा भी ऐड कर चुके थे। अब जब हम यूनिक लिखते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तब ये यूनिक को नहीं मानेगा, जो पहले लिखा गया था ना डाटा उसको मानेगा, मतलब पहले वाले कांस्टेंट को मानेगा। इसलिए शायद एरर नहीं बता सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने प्राइमरी की के हिसाब से तो सही डाटा दिया, नया डाटा दिया जो पहले नहीं था ऐड, अदरवाइज वो प्राइमरी की का एरर बता देता और यूनिक का शायद नहीं बताता। बट अब यहाँ पर AI के लिए ये एरर बताना चाहिए, बट हम इस वाले को पहले से एग्जीक्यूट कर चुके थे बिना यूनिक के। आई थिंक सो कि ये नहीं बताएगा एरर। चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो इसने एरर नहीं बताया, इसने ऐड कर दिया। अब हम इस वाले डाटा को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखो डाटा ऐड हो गया है 11 AI के लिए और 0 ऊपर हुआ ऐड AI के लिए, और डुप्लीकेट्स भी ऐड हो गए, और इसने यूनिक के लिए एरर भी नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि हम बिना यूनिक लिखे इसको एग्जीक्यूट कर चुके थे। इस वाले टेबल का नाम ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी ये वाला नाम लिखा है ना, वहाँ पर ये नाम लिख देते हैं। चलिए अब हमारा डाटा सही हो चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्राइमरी की के लिए भी टेस्ट हो जाएगा, यूनिक के लिए भी टेस्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसको एग्जीक्यूट करो। चलिए हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करो। देखो एरर बता दिया इसने, AI फॉर की कोर्स नेम, बिल्कुल सही एरर बताया। मुझे यही दिखाना था आपको, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था ना, मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी कि एरर क्यों एक के लिए बता रहा है, एक के लिए नहीं बता रहा है। अगर पहले से भी आपने कोई डाटा ऐड कर दिया और बाद में अगर आप सिमिलर डाटा ऐड कर रहे हो, कुछ भी डाटा ऐड कर रहे हो, कुल मिला के पूरा डाटा उस वाले रूल को फॉलो करना चाहिए जो आपने कांस्टेंट लगाया है। भले ही आपने एक दिन पहले डाटा ऐड करा हो, 100 डाटा ऐड कर दिया, अगले दिन आपने 100 और ऐड कर दिया, आपको याद रखना पड़ेगा कांस्टेंट क्या लगाया, उस हिसाब से आपको डाटा ऐड करना है, ठीक है। अदरवाइज वो एरर कभी बताएगा कभी नहीं बताएगा, जब बताना होगा जब नहीं बताएगा, जब नहीं बताना होगा जब बताएगा। इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए ये डाटा हमने दे दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि पहले तो ये चला नहीं है तो डुप्लीकेट्स दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब इसको रन करते हैं। देखो सारा डाटा ऐड हो गया है, 62 0 20 61 11, पहले वाला भी और अभी वाला भी, करेक्ट। जब भी एरर बताया ना उसका मतलब है उसने डाटा एग्जीक्यूट नहीं करा, ऐड नहीं करा है। आप वाला डाटा फिर से ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा चेंजेस करके, जो भी दिक्कत है। अगर सही से ग्रीन टिक आ गया मतलब वो ऐड हो चुका है। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल में इसलिए समझाया मैंने आपको ये चीज़। अब जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि यूनिक जो होता है ना वो नल वैल्यूज़ को अलाउ कर देता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ से हम हटा देते हैं, भले ही ऊपर रहेगा क्योंकि ऊपर तो हमें रखना ही होगा, बट यहाँ से हमें काउंटिंग हटानी पड़ेगी। अगर वो काउंटिंग रहेगी ना तो फिर वो सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये काउंटिंग हटा दी मैंने। अब इस वाले डाटा को भी मैं चेंज कर देती हूँ, 21 44, चलो 644 भी चलेगा, ये भी चलेगा। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप 21 नहीं होगा। इसका मतलब है कि यूनिक जो होता है कांस्टेंट वो नल वाली वैल्यूज़ को अलाउ करता है। देखो सही से काम कर गया। चलिए अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखो खाली वैल्यू कहीं तो होगी। देखो ये नल वैल्यूज आ गई 21 65 644। आई होप समझ आ गया होगा क्या क्या रूल्स होते हैं इनके, करेक्ट। बहुत बारीकी से आपको हर एक चीज़ समझाई है मैंने, है ना। और जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो भी आपको समझा दिया। ऐसे ध्यान रखना ये सारी चीज़ों का, कई बार मुझसे भी हो जाती है ना, नॉर्मल इंसान ही हूँ मैं भी, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन की। और फॉरेन की का मतलब मैंने बोला फॉरेनर, मतलब कोई एक टेबल में अगर कोई कॉलम प्राइमरी की है और वही रिलेशनशिप बना रहा है दूसरे टेबल के साथ, तो उस वाली टेबल में वो जाके बन जाएगा फॉरेन की। और यहाँ पर फॉरेन की जब वो बनेगा तो डुप्लीकेट्स अलाउ होंगे, प्राइमरी में नहीं होंगे, करेक्ट। फॉरेन की को अगर आपको समझना है तो फिर 2 टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो एक और टेबल हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए एक और टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी टेबल में वो डाटा होगा ना, इसीलिए। इस टेबल का नाम हम क्या दें, STDS दे देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स दे देते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही डाटा हम रखते हैं जो कॉमन होगा, बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स आईडी रख दिया जो यहाँ पर भी कॉमन है, कोर्स में भी और स्टूडेंट वाले टेबल में भी कॉमन है। अब इसको लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर मैं डाटा दे रही हूँ इंट, क्योंकि ऊपर भी इंट ही था, टाइप भी सेम होना चाहिए क्योंकि डाटा वही होगा जो प्राइमरी में था, बस डुप्लीकेट चला हुआ डाटा वही होना चाहिए उसी में से, ठीक है। इंट ही रख रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसका ना सिंटेक्स देखो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। डाटा टाइप लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया और फॉरेन की का यहाँ पर कांस्टेंट पास किया। अब इस पेरेंथेसिस के अंदर आपको उस वाले कॉलम का नाम देना है जो पहले प्राइमरी की था और अब आप उसको फॉरेन की बनाना चाहते हो, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया। अब आपको रेफरेंस देना है कि कौन से वाले टेबल में वो प्राइमरी की था, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। इसका मतलब है कि किसी दूसरे टेबल से कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो हम कौन से वाले टेबल से रेफरेंसेस ले रहे हैं इसको वो हमें देना पड़ेगा, मतलब इस वाले टेबल में से हम रेफरेंसेस ले रहे हैं कोर्सेज में से,
तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर से उस वाले कॉलम का नाम जो यहाँ पर प्राइमरी की है, जहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो ना, वहाँ पर कौन सा वाला कॉलम प्राइमरी की है उसका नाम, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया है। इन शॉर्ट रेफरेंस के बाद आपको पहले वाले टेबल की डिटेल्स लिखनी है और रेफरेंसेस के पहले आपको करंट टेबल की डिटेल्स लिखनी है। करेक्ट। चलिए ये तो हमारा यहाँ पे काम हो गया। उसके बाद हमें इंसर्ट कराना होगा डाटा को। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना हाँ कि डाटा को हम इंसर्ट सिर्फ इस वाले टेबल में करवाएंगे जहाँ एज अ फॉरेन की ट्रीट करा, नहीं। अगर आपने पहले वाले टेबल में डाटा इंसर्ट ही नहीं कराया तो ट्रीट कैसे करेगा? हमें तो बस इतना चेक करना है ना कि एज अ फॉरेन की तरह वो काम कर रहा है कि नहीं। पहले वाले टेबल में जो डाटा है वही वो एज अ फॉरेन की तरह उसे प्रिंट कराना है। अगर नहीं कराता तो मतलब सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर हमने कोई और सा डाटा दे दिया जो पहले वाले टेबल में नहीं था एज अ प्राइमरी की, तो फिर उसको एरर बताना चाहिए। अगर एरर भी नहीं बता रहा तो भी वो सही से काम नहीं कर रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब डाटा देते हैं, उसके बाद और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो पहले आपको डाटा देना होगा पहले वाले टेबल को जहाँ पर एज अ प्राइमरी की है, उसके बाद सेकेंड वाले टेबल को 100, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कोर्स के लिए C++। करेक्ट। अब एक और डाटा दे देते हैं हम 109 या फिर 100, चलिए ये भी चलेगा, कोई सा भी डाटा आप दे सकते हैं, हाँ एज अ विश। उसके बाद मैं सी दे रही हूँ। चलिए ये भी हमने डाटा दे दिया। अब हमारा काम स्टार्ट होता है सेकंड वाले टेबल के लिए। हम यहाँ पर हम कितना डाटा देंगे? सिर्फ 1, क्योंकि एक ही तो कॉलम है यहाँ पर, कोर्स आईडी। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको डाटा देना होगा। ऐसा मत सोचना है कि ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा, नहीं, आपको देना होगा, क्योंकि हमें तो चेक कराना है ना कि अगर हमने सेम डाटा दिया, जैसे कि यहाँ पर पहले वाले टेबल में मैंने 100 लिखा है और अभी भी मैं फिर से 100 लिख रही हूँ, तो वो सही से प्रिंट होना चाहिए। अगर कोई और सा डाटा दे देती हूँ मैं तो फिर एरर बता देगा, मतलब सही से हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर करवाना है। तो चलिए इंसर्ट करा देते हैं। हमारी अभी वाली टेबल का नाम क्या है? जो कि stds। तो वही एक ही कॉलम में यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर लिख रहा है वैल्यूज। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर मैं 100 को चेक करवा रही हूँ। 100 लिखा, अभी 100 प्रिंट होना चाहिए। अगर हो जाता है मतलब सही से काम कर पा रहा है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये क्यों एरर बता रहा है? क्योंकि सी की एंट्री डुप्लीकेट आ रही है। चलिए ठीक है, आई थिंक सी होगा वहां पर, इसीलिए डुप्लीकेट एंट्री दे रहा है। CSS लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए हो गया एग्जीक्यूट, मतलब आप कुछ भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, वो वहां पर हमने प्राइमरी की दी है ना, इसलिए तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि चेक करवाना है कि सही से काम कर रहा है क्या। हाँ देखो 100 वाला डाटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें कोर्स को चेक नहीं करना है, STD को चेक करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए बिल्कुल सही से ये बता रहा है, जिसमें डाटा है 100 और 238। ठीक है, करंट वाला डाटा जो मैंने अभी ऐड करा है 238 पहले वाला डाटा होगा। करेक्ट, क्योंकि मैंने एक बार चेक भी करा था इसको चलाकर, इसीलिए। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर तो 100 है और 10,000 भी है। करेक्ट। अब मैं ऐसा डाटा यहाँ पर देती हूँ जो वहां पर मौजूद ही नहीं है, जैसे कि 1090। करेक्ट, ये तो नहीं है। अब देखते हैं क्या आता है। ये एरर बता देगा क्योंकि एज ए फॉरेन की काम करवाना है इसे। देखो इसने एरर बता दिया, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड नाउ। चाइल्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो पहली वाली टेबल होती है ना, जहाँ पर वो एज अ प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, वो पेरेंट टेबल है क्योंकि वहीं पर मेन डाटा है। जो सेकंड वाली जहाँ पर हम एज अ फॉरेन की तरह काम कर रहे हैं, वो हमारा चाइल्ड वाला है, इसलिए वो चाइल्ड बोल रहा है। ठीक है। और फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स फेल्स, क्योंकि हमने वो वाला डाटा यहाँ पर लिख दिया है जो पेरेंट वाले में है ही नहीं, इसीलिए। ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पर 10,000 लिखती हूँ और वो काम कर जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हो गया एग्जीक्यूट। अब उसके बाद इसको चेक करवा लेते हैं एक बार। देखो 10,000 यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये फॉरेन की। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम, और यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। हाँ, आप अगर आपको रिकॉर्ड्स को क्लियर करना है या फिर जो भी टर्मिनल को क्लियर करना है तो आप कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट की। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो कंपोजिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या फिर कंबाइन करना। किसको कंबाइन करना? कॉलम्स को कंबाइन करना। अभी तक के हम क्या कर रहे थे, जब भी हमें प्राइमरी की किसी को बनाना होता था तो हम एक कॉलम को ही प्राइमरी की बना सकते थे। पूरे टेबल में भले कितने ही सारे कॉलम्स हो, और अगर वो सारे कॉलम्स भी प्राइमरी की के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हम सबको नहीं बना सकते थे, सिर्फ एक ही को बना सकते थे। करेक्ट। बट अगर आप एक से ज्यादा कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो एक सोल्यूशन है, वो है कंपोजिट की। उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग कॉलम्स को खुद में प्राइमरी की नहीं बना सकते। अगर आपको 2 को प्राइमरी की बनाना है या 3 कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना है, उन तीनों को या उन दोनों को कंबाइन कर दो, तब वो तीनों मिलके या दोनों मिलके एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, रहेगा सेपरेट ही, बट हम उसको कॉम्बिनेशन करके या फिर कंबाइन करके लिखेंगे जब हम सिंटेक्स लिखेंगे या फिर क्वेरी लिखेंगे। करेक्ट। तो अब 2 कॉलम मिलके एक कॉलम बन गया, अब उसको प्राइमरी की लिख सकते हो। अब इन शॉर्ट में ये भी समझ सकते हो, जैसे कि जब हम क्वेरी लिखते हैं ना, ये समझ लो अभी फिलहाल के लिए, जब भी हम यहाँ पे कॉलम को क्रिएट करते हैं,
आप पूरे टेबल में, जैसे ये वाली एक टेबल है, इसमें आप एक ही बार प्राइमरी की को लिख सकते हो। ये जो कांस्टेंट लिखा है ना, एक ही बार आप लिख सकते हो। तो अगर आपको दो कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो क्या करो, इसको इसके साथ लिख दो। इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। देखो ये साथ में लिख दिया, अब इसको ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। देखो ब्रैकेट लगा दिया, अब हमने क्या करा है, प्राइमरी की तो एक ही बार लिखा है। तो अब ये दो कॉलम्स हो गए, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। अब ये दोनों कंबाइन होकर एक कॉलम बन चुका है और ये प्राइमरी की में कन्वर्ट हो गया। आपको टेबल में सेपरेटली ही दिखेगा, ये मैं सोच रहा दोनों कंबाइन होकर दिखेंगे, नहीं, सिर्फ ये रूल्स को फॉलो करेंगे जो जो भी हमने प्राइमरी की के रूल्स लगाए हैं वो सारे। तो अब देखो टेबल से समझ रहे थे हम कैसे कंपोजिट की काम करता है। कोर्स आईडी खुद में एक कॉलम है, कोर्स नेम भी खुद में एक कॉलम है, ठीक है। अब दोनों को सेपरेटली तो हम प्राइमरी की बना नहीं सकते, क्योंकि आप एक ही बार प्राइमरी की लिख सकते हो कांस्टेंट, करेक्ट। अगर दोनों को बनाना है तो दोनों को कंबाइन कर दो। अब ये दोनों कंबाइन होकर के प्राइमरी की बन गए, बट टेबल में ऐसे सेपरेटली ही दिखेगा, करेक्ट। अब हमने क्या रूल बोला था कि यूनिक होना चाहिए, तो हम यहाँ पर डाटा देखो, 101 यूनिक है, 2 3 यूनिक है। पाइथन, जावा और एसक्यूएल तीनों यूनिक है, कहीं भी डुप्लीकेट्स नहीं है, तो हाँ ठीक है, प्राइमरी की के रूल को फॉलो कर रहा है। सेकंड रूल हमने बोला था नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो दोनों कॉलम में देख लो नल वैल्यू है क्या, नहीं है। अब मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पर लिखा है 101 102 103, यहाँ से मैं 102 को हटा करके 101 लिख रही हूँ। मुझे बताओ क्या अभी कंपोजिट की है, बिल्कुल है। तब आप में से कोई ना कोई मुझसे पूछेगा कि आपने तो बोला था डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं, फिर यहाँ पर कैसे कंपोजिट की हुआ। जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो कुल मिला के कॉम्बिनेशन बन गया। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं पे डुप्लीकेट है क्या, नहीं है, ये दोनों एक हो चुके हैं। देखो 101 और पाइथन दोनों एक है, ठीक है, मतलब एक ही कॉलम है, ये समझ लो। तो अगर इसका पूरे डाटा को हम रीड करें तो क्या होगा, 101 पाइथन, तो यहाँ पर भी 101 और पाइथन लिखा है क्या, नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 101 एसक्यूएल लिखा है, तो सेपरेट डाटा है ना। इन शॉर्ट में इसका ये रूल है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉलम्स शुड बी यूनिक। कॉम्बिनेशन, हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अलग अलग कॉलम्स में जो डाटा होता है वो यूनिक होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉलम्स। अब अगर मैं ये बोलूँ आपको अभी फिलहाल के लिए कि यहाँ से मैं 101 भी हटा रही हूँ, यहाँ पर तो 102 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 101 हो जाता है, करेक्ट, और यहाँ पर एसक्यूएल को हटके जावा हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या ये कंपोजिट की है, बिल्कुल है, अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा तो यूनिक है ना। आप इन तीनों कंबाइन करो, कहीं पर भी सेम डाटा दिख रहा है क्या, 101 और पाइथन साथ में कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो 102 और जावा है, और यहाँ पे 101 के साथ जावा है, पाइथन नहीं है। इस वाली लाइन में देखो 102 और जावा है, कहीं और पे 102 और जावा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 101 के साथ जावा है, 102 के साथ नहीं है। तो मेरा मतलब इन शॉर्ट में बस इतना सा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉलम्स के जो रिकॉर्ड्स रहेंगे ना रोज में, वो यूनिक होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए, दोनों को मिला करके। चलिए अब हम देखते हैं। देखो अगर इसका भी आप एग्जांपल लेते हो ना, तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं इसको कंपोजिट, मतलब प्राइमरी बना सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। किसको, स्टूडेंट आईडी और ईमेल को। यहाँ पर प्रिया लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 है बट यहाँ पर अमन है, प्रिया नहीं लिखा है, तो आप इसको भी कंपोजिट मान सकते हो, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ईमेल और कोर्स आईडी का भी एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पर भी हम कंपोजिट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहुल के साथ 101 है और यहाँ पर अमन के साथ 101 है, करेक्ट। अब यहाँ पर लिखने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं हम कंपोजिट की के लिए, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉलम्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिख दो प्राइमरी की हम बनाना चाहते हैं, तो प्राइमरी की लिख दिया। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आपको दोनों कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट कॉलम हो गया और ये वाला हमारा सेकंड कॉलम हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद ना हमें इंसर्ट करना होगा डाटा, तो चलिए इंसर्ट कर देते हैं हम। कौन से वाले टेबल में इंसर्ट करेंगे हम, इनरोल वाले में, करेक्ट। और इसकी वैल्यूज दे देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं वैल्यू क्या दे रही हूँ, 1 दे रही हूँ और 101 दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो यूनिक ही है। अब सेकेंड डाटा मैं दे रही हूँ यहाँ पर फिर से 1, तो देखो ये डुप्लीकेट है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉलम्स का जो रिकॉर्ड रहेगा वो यूनिक ही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 102 दे रही हूँ, 101 नहीं दे रही हूँ, तो ये सही से काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, ठीक है। अब उसके बाद एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलिए एग्जीक्यूट, देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और एग्जीक्यूट भी हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर काम। इसको अगर मैं 101 बना देती हूँ, अब डुप्लीकेट होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 101 और 1 पहले से है, फिर से मैं 101 लिख रही हूँ और यहाँ पर भी 101 फिर से लिख रही हूँ, तो मतलब अब टोटल 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे सेम। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो फिर एरर आएगा, देखो
ये एरर आ गया, डुप्लीकेट एंट्री हो रही है और आपने यहाँ पर प्राइमरी बनाया इसको, इसीलिए। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है कंपोजिट। अब उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, हमने अच्छे से समझ लिया था, कोई सा भी रूल या फिर लिमिट लगाना। नॉट नल क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था कि नल वैल्यूज नहीं हो सकती, इसमें आपको कुछ ना कुछ वैलिड वैल्यूज लगानी पड़ेगी। यूनिक क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था कि यहाँ पर नल वैल्यू चल जाएगी बट डाटा हमेशा यूनिक होना चाहिए, रिकॉर्ड्स हमेशा यूनिक होने चाहिए। अब चेक क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। चेक का मतलब है कि आपको कहीं पर भी कोई सी कंडीशन लगानी है कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई सा एक डाटा लिया, स्टूडेंट का डाटा लिया और उसमें मार्क्स लिख दिया कि जिस भी स्टूडेंट की 80 या फिर 80 से अबव है, सिर्फ उन्हीं का डाटा टेबल में ऐड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम इंसर्ट करेंगे डाटा और अगर वो 80 से कम होता है तब वो एरर बता देगा, और अगर 80 या 80 से अबव होता है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। करेक्ट। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यूज करना है तो फिर आप चेक का यूज कर सकते हैं। कैसे, वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर ली है मैंने डिटेल्स के नाम से, और दो डाटा यहाँ पर दिया है, एज और कंट्री। करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं चेक लगा देती हूँ, देखो चेक कैसे लगाते हैं, अपर केस में चेक लगाओ, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आपका जो भी कॉलम है जिसके ऊपर आप चेक लगाना चाहते हो वो लिख दो, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ये मैंने कंडीशन लगा दी कि एज हमेशा 18 या फिर 18 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेस देन नहीं होनी चाहिए। अब वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर डाटा भी दे देते हैं हम। देखिए, एज के लिए दे देते हैं यहाँ पर डाटा, और साथ में कंट्री के लिए भी दे देते हैं। चलिए, करेक्ट। अब यहाँ पर भी वैल्यू दे देते हैं। पहली वैल्यू में दे रही हूँ 23, जो कि अबव है 18 से, तो एक्सेप्ट कर लेगा, और कंट्री में यहाँ पर दे रही हूँ USA। चलिए, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, वो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। चलिए, अब एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, USA और 23 आ गया यहाँ पर डाटा, हमने 2 बार चला दिया था ना, इसीलिए। देखिए, USA और 23 यहाँ पर डाटा आ गया। अब देखो, जब इसने 23 दिया था तब तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं 14 देके देखती हूँ कि एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए, एरर बता दिया इसने कि आपने चेक लगा रखा है कांस्टेंट और वो वैलिड वैल्यू नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चलिए, ये भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू इज असाइंड इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। देखो, डिफॉल्ट की जो वैल्यू तब आएगी, हमें डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी जब भी हम एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और उसका डाटा टाइप दे रहे हैं। उसके बाद अगर हमने कोई सी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और जब आप इंसर्ट करा रहे हो ना डाटा, वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं दी, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर हम इंसर्ट करा रहे डाटा, करेक्ट। यहाँ पर अगर आपने कोई सी भी वैल्यू नहीं दी तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हम दे रहे हैं ना, वो वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे टेबल में। और अगर आप यहाँ पर कोई सी वैल्यू दे देते हो, जैसे मैंने यहाँ पर USA दे दी, तो फिर तो USA ऐड होगा। बट अगर यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू नहीं दी और मैंने दे दिया डिफॉल्ट इंडिया, तो फिर इंडिया आएगा, खाली वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ पे, नल नहीं आएगा, खाली कॉलम नहीं आएगा, इंडिया ऐड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है जब आप चाहते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू देना, कि अगर हम देना भूल जाए डाटा या फिर नहीं देना चाहते हो, एक डिफॉल्ट वैल्यू सारी जगह आ जाए, जहाँ जहाँ पर भी नहीं दिए वैल्यू, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखो, कंट्री में मैं डिफॉल्ट सेट कर रही हूँ, इसीलिए तो डिफॉल्ट लिख दो डाटा टाइप के बाद, उसके बाद एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे रही हूँ इंडिया। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देती हूँ कंट्री के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दे रही मैं, आप देखना। चलिए, ये तो हमारा काम हो गया, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलिए, अब वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, इंडिया आ गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी नहीं थी। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम वैल्यू दे देते हैं तब क्या होता है। देखो, यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी, 19 दिया है, और मैं यहाँ पर USA लिख देती हूँ। करेक्ट। अब हमने वैल्यू दे दी है, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए, काम कर गया। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अब USA आएगा। हाँ, देखो यहाँ पर USA आ गया 19 का। अब हमने वैल्यू दे दी है। जब भी आप वैल्यू नहीं देते हो तो फिर ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू आ जाएगी जो आपने यहाँ पर सेट करी है वाइल क्रिएटिंग योर टेबल। करेक्ट। चलिए, ये भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर आप एक क्विक समरी रीड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कि प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिक होती है, हमने देख लिया था, और साथ में डुप्लीकेट्स भी नहीं होने चाहिए, टेबल में एक ही बन सकती है प्राइमरी की। यूनिक क्या होता है, जहाँ पे नल वैल्यू अलाउड है बट यूनिक होना चाहिए डाटा। फॉरेन की क्या होती है, जो दूसरे टेबल से रिलेशन बना रही है और पहले वाले टेबल में अगर वो प्राइमरी है तो दूसरे में आके फॉरेन बन जाएगी, और इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है। करेक्ट।
अब नॉट नल क्या होता है, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चेक क्या होता है, कोई सी भी अगर आपको कंडीशन लगानी है तो लगा सकते हो आप। डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपने कोई सी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी और इंसर्ट के टाइम पे आपने कोई डाटा नहीं दिया तो डिफॉल्ट वाला आ जाएगा वहाँ पे डाटा, करेक्ट। कंपोजिट की क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम्स, और अगर आप उसको प्राइमरी बनाना चाहते हो तो उसे हम कंपोजिट की बोलेंगे, करेक्ट। चलिए ये भी देख लिया। हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हो या फिर डाटा साइंस सीखना चाहते हो तो फुल कोर्स अपलोडेड है चैनल पर। एआई पाइथन का कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, स्टार्टिंग से लेकर के हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अब ये वाली प्लेलिस्ट डाटा साइंस के लिए भी है और पाइथन के लिए भी है और एआई के लिए भी है, क्योंकि उसमें पाइथन भी है, पाइथन की लाइब्रेरीज भी है जो कि एआई में भी यूज़ होती है और डाटा साइंस में भी यूज़ होती है। कॉमन लाइब्रेरीज है, वो दोनों में यूज़ होती है। तो मैंने डिज़ाइन इसी हिसाब से करा है कि आप एआई में भी मास्टर कर लोगे, साथ में पाइथन को भी मास्टर कर लोगे, डाटा साइंस डाटा एनालिटिक्स को भी मास्टर कर लोगे। उस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। अगर आपके कॉलेज में जावा है या फिर डीएसए है तो उसका भी कोर्स अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो, हिंदी में है। और पाइथन का कोर्स इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, और पाइथन एआई वाला जो कोर्स है वो तो हिंदी में ही है, करेक्ट। तो जाकर देख लेना आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कोर्स। प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सपोर्ट दिखाना चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा लेक्चर्स लाने के लिए। और लाइक भी कर देना और हाइप कर देना इस वाले कोर्स को प्लीज़। और हाइप का ऑप्शन मोबाइल में आता है, लैपटॉप में नहीं आता है, सो प्लीज़ मोबाइल से हाइप कर देना इस वाले कोर्स को, ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और शेयर भी कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी पाइथन एआई एमएल डाटा साइंस सीख पाए, एसक्यूएल सीख पाए और कोडिंग को भी मास्टर कर पाए। एंड कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।